लू शू एक बदसूरत दयनीय घृणित अनाथ है जिसे उसके माता पिता ने त्याग दिया था। उसकी माँ उससे एक बच्चे की तरह गोद में लिए हुए एक अंधेरी गली से गुजर रही थी जब तक वह एक दुकान पर रुकने और मालिक से एक पल के लिए बच्चे की देखभाल करने के लिए कहने का फैसला नहीं करती, क्योंकि उसे एक दवा खरीदनी थी। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, वह कभी वापस नहीं लौटी। मालिक को बच्चे को अपने अनाथालय में रखना होगा, लेकिन जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, लू शू को हर समय चुना जाता है। लेकिन उसका दोस्त लू जियायू केयरटेकर को इसकी सूचना देकर मदद करता है। लू शियायू हमेशा लू शू के लिए मौजूद रहता है, तब भी जब वह बीमार होता है। अब लूजू बड़ा हो गया है और अब अनाथालय में नहीं है, लेकिन वह अकेलापन महसूस करता है। वह एक दीवार पर पत्थर फेंक रहा है। तभी लू जियायू मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। वह वापस मुस्कुराता है और पूछता है कि वह फिर से अनाथालय से चुपचाप क्यों नहीं निकल गई। वह उसे वापस लाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वह यह कहकर मना कर देती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है। वह स्वीकार करता है और उसे अंदर ले जाता है। एक उत्सव में लू शू एक जोड़े को समाचार के बारे में बात करते हुए सुनता है। उनमें एक लड़के का जिक्र है जिसने अपने हाथ से नीली रोशनी छोड़ी थी और दूसरे लड़के ने 2000 किलो वजन उठाया था। आदमी का तर्क है कि यह महाशक्तियां या सिर्फ एक धोखाधड़ी हो सकती है। लू जू अभी भी सुन रहा है जब लू जियोयू उसे एक शो देखने के लिए खींच लेता है। वे पीछे से नहीं देख सकते, इसलिए बेहतर दृश्य के लिए लू जू उसका हाथ पकड़ती है और सामने की ओर धकेलती है। जैसे ही वे सांस पहुंचते हैं, अग्नि कलाकार उनकी दिशा में अग्नि फेंकता है। अचानक समय स्थिर हो जाता है और आग उसके चारों ओर लिपट जाती है, जिससे अंतरिक्ष में घूमती तलवार की स्मृति प्रकट होती है। उसका हार, जिसे वह कुछ समय से पहन रहा है, कुछ सेकंड के लिए चमकता है, फिर समय फिर से शुरू हो जाता है। लू शू अभी जो हुआ उससे भ्रमित है। अग्नि कलाकार स्टाइलिश तरीके से आग बनाना और फेंकना जारी रखता है, बिना जले उसके साथ खेलता है। लू शू मंत्रमुग्ध होकर सोच रहा है कि क्या यह जादू है या महाशक्तियां। शो का समापन कलाकार द्वारा आतिशबाजी के प्रदर्शन के साथ होता है। लू जियाओयू चकित होकर लू शू से पूछता है कि कलाकार ने यह कैसे किया। वह उससे कहता है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। लू शू लू शियाओयू को घर छोड़ता है और टहलने के लिए चला जाता है, अजीब घटनाओं के बारे में सोचते हुए। वह सड़क पार कर जाता है और उसे ध्यान नहीं आता कि एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आ रहा है। ट्रक ड्राइवर उससे टकराने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी घायल और अचेत अवस्था में लू शू खुद को अंतरिक्ष में तैरता हुआ पाता है। जब वह सड़क पर लेटा होता है, उसकी माँ उसके लिए गाती हुई लोरी सुनती है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। अनाथालय में उसके जीवन की यादें और लू शियोयू उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। वह तब होश खो रहा है जब उसके सामने एक लोडिंग बार हवा में दिखाई देती है। बार एक स्क्रीन प्रदर्शित करते हुए लोड करना समाप्त करता है। लू शू का हार चमकता है, उसकी गर्दन से हवा में तैरता है और उसे ऊपर उठा देता है। हार की चमक तेज हो जाती है और वह टूटकर खुल जाता है और लू शू को रोशनी में घेर लेता है। प्रकाश उसके हृदय में प्रवेश करता है और एक तरल पदार्थ की तरह उसके तंत्रिका तंत्र से होकर गुजरता है। इसके बाद उसका दिल फिर से धड़कता है और उसे धीरे से वापस जमीन पर लिटा दिया जाता है। ट्रक ड्राइवर इस डर से कि उसने लू शू को मार डाला है, ट्रक से बाहर निकल आता है। लू शू ने दुर्घटना को याद करते हुए अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे आश्चर्य होता है कि क्या उसके पास अब महाशक्तियां हैं, लेकिन वह मुआवजा पाने पर ध्यान केंद्रित करता है। घबराया हुआ ड्राइवर लू शू को एक ज़ोंबी की तरह खड़ा देखता है और हिट होने के लिए भुगतान की मांग करता है। ड्राइवर लू शू को भूत समझकर डर के मारे तुरंत गाड़ी चला लेता है। निराश होकर लू शू नूडल्स लेने के लिए एक सुविधा स्टोर में जाता है। लू शू के सिर पर खून देखकर कैशियर डर जाता है और कैशियर के सिर के ऊपर एक पॉजिटिव नंबर प्लस दो त्रांस्ती दिखाई देता है। उस आदमी को और अधिक डराने की इच्छा न रखते हुए लू शू ने नकदी छोड़ दी, नूडल्स ले लिया और भाग गया। वह एक जोड़े से टकराता है जिससे उनके सिर के ऊपर भी +10 दिखाई देने लगता है। वह घर जाता है, प्रवेश करने से पहले अपने सिर से खून पहुंचता है। लू जी ओयू खून का धब्बा देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। वह उसे बताता है कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है।
लू शू खून धोने के लिए स्नान करता है और अपनी जांच करता है। वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि उसे चोट क्यों नहीं लगी या घायल क्यों नहीं हुआ। वह अपने हाथ को देखता है और अपनी हथेली पर एक निशान देखता है। उसे इसके बारे में कुछ चौंकाने वाला एहसास होता है। लू शू अपने बिस्तर पर बैठा है जब उसे एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी देखा वह सपना नहीं था। वह सोचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इससे उसके सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन सक्रिय हो जाती है जिसमें तेज आवाज में गेम म्यूजिक बजने लगता है। लू शू हैरान है। डिस्प्ले स्क्रीन कुछ लेख दिखाती है, फिर नामों और बिंदुओं की सूची में बदल जाती है। लू शू भ्रमित है क्योंकि वह इन लोगों को नहीं जानता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने जिन लोगों से पहले मुलाकात की थी उन पर नंबर दिखाई दे रहे थे। वह समझता है कि लोगों को डराने से उनकी नकारात्मक भावनाएं उसकी आय बन जाती हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने महाशक्तियों को जागृत कर लिया है और खुद को राक्षसों का स्वामी कहते हैं। वह जितनी अधिक नकारात्मक भावनाएं एकत्रित करता है, वह उतना ही मजबूत होता जाता है और बुरी तरह हंसने लगता है। लू का योयू उसे चुप रहने के लिए चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है। वह उसे खाना बनाते रहने और अपने काम से काम रखने के लिए चिल्लाता है। अपनी खोज से चकित होकर उसे आश्चर्य होता है कि उसकी आय कितनी है। वह डिस्प्ले स्क्रीन पर लॉटरी बटन पर क्लिक करता है और लॉटरी का पहिया घूमता है और रुक जाता है, लेकिन वह जीत नहीं पाता है। वह दोबारा कोशिश करता है और जीत नहीं पाता। तीसरी कोशिश में वह कुछ जीतता है। उत्साहित होकर स्क्रीन से एक सेब निकलता है और उसकी हथेली में गिर जाता है। वह उसे काटता है और सेब चमकने लगता है, जिससे गायब होते ही उसका शरीर चमकने लगता है। लू शू तरोताजा और पोषित महसूस करता है। वह लॉटरी को फिर से आजमाने का फैसला करता है। उसकी आय 65 थी, लेकिन वह प्रत्येक चक्कर पर 100 पैसे खो देता है। सौभाग्य से आखिरी स्पिन पर वह फिर से जीत जाता है। इस बार उसे एक स्क्रॉल मिलता है। स्क्रॉल में लोरी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार शामिल है। लू शू निराश है, लेकिन उसने इसे गाने का फैसला किया। जैसे ही वह गाता है, सब कुछ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। उसका कोर चमकने लगता है और बाहरी अंतरिक्ष से एक चमकीला तारा उड़कर उसके कमरे में आ जाता है। लू शू अपनी आंखें खोलता है और खुद को अपनी डिस्प्ले स्क्रीन के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में पाता है। वह लूज को बुलाता है और पूछता है कि क्या उसने किसी को खिड़की से बाहर उड़ते देखा है। वह चिल्लाकर पूछती है कि क्या वो पागल है और कहती है कि उसने किसी को नहीं देखा। उसे आश्चर्य होता है कि वह वहां कैसे पहुंचा। जब लूज ओयू पूछती है कि उसे नूडल्स में क्या मिलाना चाहिए, वह कहते हैं प्याज। तब डिस्प्ले स्क्रीन से पता चलता है कि उसे लू जियोई से कई 10 लाभ प्राप्त हुए हैं। उसे एहसास होता है कि यह सब उसे गुस्सा दिलाने के कारण है। वह कहता है कि उसे धनिया भी जोड़ना चाहिए, जिससे उसकी आय में 10 अंक और जुड़ जाते हैं। लू जियोई उस पर चिल्लाती है कि वह आकर खुद खाना बनाए। वह उससे कहता है कि उसे खाना बनाना चाहिए, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जाती है और उसे अंक मिलते हैं। लू शू और लू जियाओयू खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। तभी उसे अचानक खतरे का एहसास होता है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह क्या है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज में पास के शॉपिंग जिले में आग लगने की खबर है। यह महसूस कोस करते हुए कि खतरा करीब है, लियू शू को खतरा छत से आने का आभास होता है। वह लियू जियाओयू को उसके पीछे चलने की जिद के बावजूद अंदर रहने के लिए कहते हुए बाहर भागता है। छत पर चढ़ते हुए वह काले कपड़े पहने 2 लोगों को एक छत से दूसरे छत पर कूदते हुए देखता है। उनमें से एक उसकी दिशा में देखता है और लूशू जल्दी से छिप जाता है। लोग उसकी छत की ओर जाने लगते हैं, यह जानते हुए कि पकड़ा जाना खतरनाक है और लू जियोयू को उसकी जरूरत है। वह जल्दी से सूखी मूली की एक टोकरी उठाता है और नीचे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ओर जाता है। लोगों ने उसे देखा और पूछा कि वह छत पर क्या कर रहा है। उनसे खतरे को भांपते हुए वह दिखावा करता है कि वह मूली चुनने के लिए ऊपर आया है। पुरुष आपस में चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं कि वह सामान्य लगता है और उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि चारों ओर खतरा है। वह हंसता है और वापस अंदर चला जाता है। घर में प्रवेश करते ही लू शू ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर लियू जियायू पूछता है कि वह किससे बात कर रहा था। वह जवाब देने ही वाला होता है कि एक आदमी छत से गिर जाता है। वे उसकी जांच करने के लिए दौड़ पड़े। लू शू चारों और अपराधी की तलाश करता है और उस व्यक्ति को
अग्नि कलाकार लियांग क्यूई के रूप में पहचानता है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या लियांग क्यूई ने आग लगाई थी और वह काले कपड़ों वाले लोगों से बच रहा था। उन्हें इस बात की भी चिंता है और कि क्या आग इतनी बड़ी थी कि कोई हताहत हो सकता था। लू जियाओयू ने लियांग क्यूई पर छड़ी से हमला और लू शू से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता, इसलिए लू के ईओयू को आपातकालीन नंबर SO20 पर कॉल करना चाहिए और एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करते समय लियांग क्यूई के लिए सूप बनाना चाहिए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि एडोइस पर कॉल करने के लिए एक शुल्क देना पड़ता है, जिसका वे भुगतान नहीं कर सकते। उनका सुझाव है कि वे दावा करते कि वे लियांग क्यूई को नहीं जानते हैं और अस्पताल को लियांग क्यूई के जागने पर भुगतान करना होगा। लू शू ने लियांग क्यूई को हिलते देखा और सब्बोस अंक हासिल कर लिए, यह महसूस करते हुए कि लियांग क्यूई बेहोश हैं। लू शू को एक बुरा विचार आता है। वह लू जियाओयू से कहता है कि उन्हें मदद करने की जरूरत नहीं है, जिससे उसकी आय में एनहौत 7 अंक जुड़ जाते हैं। वह जोर देकर कहती है कि वे उसे अंदर ले जाएं, लेकिन उसने मना कर दिया, जिससे लियांग क्यूई क्रोधित हो गया और लू शू को 4 थम्स अंक मिले। लियांग क्यूई ने नाटक करना बंद कर दिया और उठकर पानी मांगा। लू शू बर्फ इकट्ठा करता है और उसे देता है, जिससे लियांग क्यूई नाराज हो जाता है और लू शू के लिए और अधिक अंक जोड़ देता है। लियांग क्यूई बर्फ को उड़ा देती है और लू जयू के पास जाती है और उससे मदद करने के लिए कहती है। लू शू ने उसे जमीन पर पटक दिया और 800 अंक अर्जित किए। जितना अधिक वह लियांग क्यूई को नीचे धकेलता है, उसे उतने ही अधिक नकारात्मक अंक मिलते हैं, जबकि लू जियाओयू बस भ्रमित है। लियांग क्यूई लू शू पर रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन लू शू कहता है कि लियांग क्यूई ने को आराम करने की जरूरत है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह करते हुए लियांग क्यूई ने लू शू का हाथ पकड़ लिया और आग लगा दी, लेकिन लू शू का सिस्टम चालू हो गया और आग बुझ गई। लियांग क्यूई फिर से कोशिश करता है, लेकिन हर बार आग बुझ जाती है, जिससे लू शू के लिए और अधिक नकारात्मक अंक जुड़ जाते हैं। लू शू धीरे से मुस्कुराता है। लियांग क्यूई ने माफी मांगते हुए कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था। लू शू उस पर विश्वास करने का नाटक करता है। लियांग क्यूई का हाथ पकड़ता है और उसे दबाता है, अपने दर्द से अधिक अंक अर्जित करता है। फिर वह जाने देता है और एम्बुलेंस बुलाने की पेशकश करता है, लेकिन लियांग क्यूई गुस्से में खड़े होकर मना कर देता है। लू शू उसके घर की सुरक्षित यात्रा की कामना करता है और नाराज लियांग क्यूई से और अधिक नकारात्मक अंक प्राप्त करता है। लू शू अपने कमरे में लौटता है और अपने हाथ के निशान को देखता है। उसे एहसास होता है कि लू सियाओयू नकारात्मक बिंदुओं को उस तरह नहीं देख सकता जैसे वह देख सकता है। वह अपनी डिस्प्ले स्क्रीन खोलता है और यह देखने के लिए दुकान बटन पर क्लिक करता है कि क्या उपलब्ध है। वहां एकमात्र वस्तु चमकदार रोशनी में स्क्रीन से प्रकट होती है और उसके हाथ में एक पीली गेंद के रूप में दिखाई देती है। लियू शू देखता है कि यह एक दिव्य फल है और वह उसे खाता है। एक बार फिर अंतरिक्ष से एक चमकीला तारा पृथ्वी की ओर आता है और उसके शरीर में प्रवेश करता है। लू शू की चेतना को अंतरिक्ष क्षेत्र में फेंक देता है। इस बार वह कुछ ग्रहों को एक बड़े ग्रह के चारों ओर घूमते हुए देखता है। एक ग्रह पर तेज रोशनी पड़ती है और वह चमकने लगता है। उसके बाद दूसरा ग्रह चमकने लगता है। फिर उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकलती है और लू शू वास्तव में तेजी से सांस लेते हुए वास्तविकता से जाग जाता है। वह देखता है कि उसका निशान थोड़ा बदल गया है। फिर वह खड़ा हो जाता है और अपना बिस्तर आसानी से उठा लेता है। वह टीवी पर आग से हताहतों की खबर सुनता है। लू शू ने नकारात्मक भावनाओं को इकट्ठा करने के लिए वहां जाने का फैसला किया। अगले दिन वह अपने अंडे बेचने के लिए अपनी दुकान पर जाता है और ऊंची कीमत वसूलता है, जिससे लोग नाराज हो जाते हैं और उसे कुछ नकारात्मक अंक मिलते हैं। बाद में वह स्कूल जाता है। खाली अवधि के दौरान एक लड़की एक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए जागरूक लोगों के बारे में एक वीडियो देखने की कोशिश करते हुए कुछ सहपाठियों पर चुप रहने के लिए चिल्लाती है। अन्य लोग उससे जुड़ते हैं, लेकिन लू शू नहीं जुड़ता। इसके बजाय वह अपने फोन पर वीडियो चलाता है। वीडियो में बताया गया है कि जागृत लोगों को ई से एफ तक 6 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। लेवल एफ आम लोगों से ज्यादा मजबूत होता है। लेवल ई में मौलिक क्षमताएं हैं। लेवल डी हथियारों को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। लेवल सी मानव हथियारों का प्रतिरोध और मुकाबला कर सकता है।
स्तर भी स्वर्ग और पृथ्वी से ताकत खींच सकता है और स्तर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सहज जागृति और साधना के माध्यम से समतलन प्राप्त किया जा सकता है और जन्मजात जागृति अंततः हर किसी के साथ होगी। लू शू को एहसास होता है कि वह लेवल एफ पर है और आश्चर्य करता है कि लेवल अप कैसे काम करता है। वह अपनी सीट से खड़ा होता है और चिल्लाता है कि कोई जाग गया है, जिससे उसके सहपाठियों का ध्यान आकर्षित होता है। जब वे पूछते हैं कि कौन, तो वह मुस्कुराता है और कहता है कि वेबसाइट ने यह नहीं बताया है, जिससे वे परेशान हो जाते हैं और उसे नकारात्मक अंक मिलते हैं। तभी एक सहपाठी यह कहते हुए कमरे में आ गया कि सचमुच कोई जाग गया है। उन्हें लगता है कि वह वेबसाइट का जिक्र कर रहा है, लेकिन वो जोर देकर कहते हैं कि यह वास्तविक है और यह एक सहपाठी लाइकाई है जो एक शिक्षक के साथ बहस कर रहा है और इसे सुलझाने के लिए शिक्षक को छत पर ले गया। वे सभी वहां पहुंचे और देखा कि लाइकाई ने एक शिक्षक को छत पर पकड़ रखा है और उसे गिराने की धमकी दे रही है। लू शू आगे बढ़ता है और अपने कक्षा नेता से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यह स्कूल के आदेश को बिगाड़ रहा है। इससे कक्षा नेता क्रोधित हो जाता है, जो उसे चुप रहने के लिए चिल्लाता है, जिससे लू शू को कुछ नकारात्मक अंक मिलते हैं। काले कपड़े पहने दो आदमी लाइकाई को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि छात्र देखते रहते हैं। लू शू इस बात से परेशान है कि आसपास बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं हैं और वह सोचता है कि उन्हें कैसे एकत्र किया जाए। लाइकाई शिक्षक को हवा में उठाती है, उसे नीचे फेंकने के लिए तैयार है। प्रिंसिपल ने कानूनी दायित्व के कारण उसे पुनर्विचार करने के लिए कहा, लेकिन लाई का कहना है कि वह कम उम्र का है और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ब्लू शू आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे उसके अपराध के लिए दंडित किया जाएगा और वह कानूनी आपराधिक कानून की व्याख्या करता है जो कम उम्र के अपराधों को कवर करता है। इससे उपस्थित सभी लोग हैरान और भ्रमित हो जाते हैं। उसके पूरा होने तक लू शू ने लगभग 10,000 अंक अर्जित कर लिए थे। वाई काई लू शू को सुनने से ऊब गया है, स्थिति पर ध्यान खो देता है, जिससे काले कपड़ों वाले लोग उस पर हमला कर सकते हैं और उससे अपने वश में कर सकते हैं, जिससे शिक्षक बच जाते हैं। स्थिति सुलझ गई है और हर कोई कक्षा में लौट आया है। लू जू की एक महिला सहपाठी उसकी त्वरित सोच के लिए उसकी सराहना करती है और पूछती है कि उसे कैसे पता था कि लाइकाई शिक्षक को नहीं छोड़ेगी। लू जू का कहना है कि वह नहीं जानता था और उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। इससे लड़की को गुस्सा आया और उसे अतिरिक्त 400 अंक मिले। लू शू कक्षा में लौटता है और दो चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा उपकरणों की एक ट्रे के साथ पूरी तैयारी में देखता है। उसे याद आया कि आज जागृत लोगों को खोजने के लिए रक्त परीक्षण कार्यक्रम है। शिक्षक उसे जल्दी से अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है ताकि वे शुरू कर सकें, लेकिन लू शू भागने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है कि उसकी कोशिश कर दर्द है। हालांकि एक विशाल चिकित्सा अधिकारी दरवाजा बंद कर देता है और लू शू की भागने की योजना विफल हो जाती है। वह पहला वैसे व्यक्ति है जिससे वे रक्त लेते हैं। स्कूल के बाद लू शू घर भागता है क्योंकि वह जानता है कि लू जियायू उसका इंतजार कर रहा होगा और देर होने पर परेशान होगा। जब वह दरवाजा खोलता है तो लू जियायू वहां होता है और पूछता है कि वह देर से क्यों आया। वो कहती है कि उसे सिरदर्द है। लू शू ने अपना माथा जांचा और महसूस किया कि उसे बुखार है। वह उसके साथ व्यवहार करते हुए उसे बिस्तर पर आराम करने देता है। वह पके हुए आलू मांगती है जिसका उसने उससे वादा किया था। वह उसे आश्वासन देता है कि उसने उन्हें खरीदा है और पूछता है कि उसे बुखार कैसे हुआ। वह कहती है कि वह बाहर उसके कपड़े धो रही थी और पानी ठंडा था। लू शू उसे आराम करने के लिए कहता है जब तक कि वह उसे कुछ दवा न दे दे। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है, वह उस तारकीय फल को पाने के बारे में सोचता है जो उसके बुखार को ठीक करने में मदद कर सकता है। वह लॉटरी से शुरुआत करता है, उसे 5 बार घुमाता है और कुछ भी नहीं जीत पाता है, जिससे वह निराश हो जाता है। छठे प्रयास में वह कुछ जीतता है, लेकिन यह फल नहीं है। वह प्रयास करता रहता है और जीतता रहता है, लेकिन यह फल नहीं है। अंत में वह जीते हुए लाल फल के साथ कमरे में लौटता है और उसे लूज इयोयायू को खाने के लिए देता है। वह फल लेती है, खाती है और पुनर्जीवित महसूस करती है और अब बीमार नहीं पड़ती। वह पूछती है कि उसने उसे किस तरह का फल दिया और कहा कि वह तुरंत उसके मुंह में गायब हो गया। लू शू मजाक करती है कि यह शैतान का फल है, लेकिन वह ऐसा नहीं।
होने देती। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने घोषणा की कि शहर ने विशेष योग्यता वाले छात्रों के लिए एक दाइवान कक्षा शुरू की है और रोमन 11 फी नाम के एक व्यक्ति को उनकी दाइवान कक्षा के शिक्षक के रूप में पेश किया है। लूशु हैरान है क्योंकि रोमन 11 फी काले कपड़ों में उन लोगों में से एक है जो आग की घटना की रात अपनी छत पर थे। रोमन 11 फी ने उन्हें बताया कि शिक्षक कुछ छात्रों को नाम से बुलाएंगे और उन छात्रों को दीवान कक्षा में शामिल होने के लिए बाहर आना होगा। शिक्षक नाम पुकारना शुरू करता है और कुछ नाम पुकारे जाने पर सहपाठी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब शिक्षक अंतिम व्यक्ति के पास जाता है और लू शू का नाम पढ़ता है तो हर कोई चौंक जाता है और लू शू के लिए और अधिक नकारात्मक बिंदु जोड़ देता है। सभी दईवान छात्रों को एक विशेष कक्षा में ले जाया जाता है जहां रोमन 11 फी ने घोषणा की कि वह उनके शिक्षक होंगे और उन्हें खेती सिखाएंगे। लू शू को आश्चर्य है कि उनके पास एक विशेष वर्ग क्यों है और क्या सरकार ने काले लोगों के समूह के साथ किसी प्रकार के गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे ड्रैगनेट संगठन के रूप में जाना जाता है। रोमन 11 फी यह कहते हुए शुरू होता है कि वे सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु का उपयोग करेंगे क्योंकि तरल धातु मानव रक्त के परीक्षण के लिए अच्छा है और इसमें आकाश और पृथ्वी की आभा के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। इससे उनके कौशल को उजागर करने में मदद मिलेगी। वह मिश्र धातु वाली एक ट्यूब पकड़ता है और वह चमकने लगती है। लू शू कहते हैं कि यह बहुत वैज्ञानिक लगता है, लेकिन उनके बगल के छात्र का कहना है कि सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता था। पृथ्वी पर आभा के पुनरुद्धार के साथ इनमें से कई धातुएं आभा संचरण के माध्यम बन गई हैं और कुछ को जादुई वस्तुओं में बदला जा सकता है। उनका कहना है कि पर्याप्त अभ्यास के साथ वे इन धातुओं से अपने स्वयं के जादुई हथियार बनाने में सक्षम होंगे। लूशु उसके ज्ञान की सराहना करता है। रोमन 11 फी बताते हैं कि यदि जागृत का रक्त सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु के संपर्क में आता है तो मिश्र धातु चांदी से काले रंग में बदल जाती है। रंग जितना गहरा होगा व्यक्ति की रेटिंग उतनी ही अधिक होगी। सबसे गहरे से लेकर सबसे गहरे तक अलग अलग रंगों के शेड्स उन्हें ए से एफ श्रेणी में समूहित करेंगे। रोमन 11 फे बताते हैं कि 17 महीने पहले पर्यावरण में बदलाव आया था। वैज्ञानिकों ने बड़ी संख्या में पॉजिट्रॉन का अवलोकन किया जिससे कौशल और जैविक घटनाओं का उदय हुआ। इसने एक अद्वितीय आत्म साधना को जागृत किया जो मानवता के अज्ञान के मार्ग को तोड़ता है। रोमन 11 फे का कहना है कि वह कक्षा के बाद अपने अध्ययन समूह में स्तरों के बारे में जानकारी जोड़ देंगे, लेकिन सलाह देते हैं कि उच्च स्तर किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाता है। अच्छा होना इस बात पर निर्भर करता है कि समय के साथ कोई अपना कौशल कैसे विकसित करता है। वह उनसे कहते हैं कि वे अपने महान राष्ट्र का भविष्य हैं और उन्हें कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। कक्षा के बाद लूशु अपने नए दोस्त झांग के साथ चलता है। वे अन्य सहपाठियों से आगे निकल जाते हैं जो निम्नतम स्तर कक्षा एफ होने के लिए लूशु का मजाक उड़ाते हैं। झांग पूछता है कि क्या वह उनकी बातों से नाराज नहीं है, लेकिन लूशु कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह उनके अध्ययन समूह को कुछ संदेश भेजता है और उन सभी को चिकन हेड कहता है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं। लेकिन इससे लूशु को उनकी नकारात्मक भावनाओं से नकारात्मक बिंदुओं का लाभ मिलता है। उस दिन के बदले लूशु ने अपनी शक्ति विकसित करने के लिए तारकीय फल खाना शुरू कर दिया। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है क्योंकि वह बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। वह फल खाता है और वह हमेशा की तरह उसे समृद्ध करने के लिए गायब हो जाता है। हालांकि उसकी डिस्प्ले स्क्रीन खुल जाती है और पता चलता है कि उसने फल के लिए अपना बजट समाप्त कर लिया है। फल को व्हील ऑफ फॉर्च्यून से स्टोर में स्थानांतरित कर दिया गया है और अब व्हील से जीतने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। वह अपना स्टोर खोलता है और देखता है कि वह अब 1000 नकारात्मक बिंदुओं पर फल खरीद सकता है। उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है और उसने यह देखने के लिए पहिया घुमाने का फैसला किया कि वह अपने स्टोर में और क्या चीजें जोड़ सकता है। लियू जियायू मेज पर खाना खा रही है। तभी उसे लूशू से कुछ गंध आती है। वह पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसके हाथ में भाप से भरा बदबूदार टोफू का कटोरा है। वह उससे पूछती है कि उसे यह कैसे मिला और वह उसे बताता है कि उसने इसे जीता है। वह आश्चर्यचकित है कि वह न केवल पहिए से फल जीतता है बल्कि स्वादिष्ट भोजन भी जीतता है। और
वह उसे खाने के लिए देता है, लेकिन लू जायू कहती है कि उसे अब पैनकेक और फल चाहिए। लियू शू इसे पहिए से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बदले उसे बदबूदार टोफू मिलता रहता है। लियू जियायू निराश है और रोना शुरू कर देता है कि वह अब शांत नहीं है, क्योंकि वह उसके पैनकेक और फल नहीं ला सकता है, और उससे पूछता है कि वह इसके बारे में क्या करने की योजना बना रहा है। लू शू हार नहीं मानता और तब तक चरखा चलाता रहता है जब तक उसे अंततः कुछ नया नहीं मिल जाता। स्क्रीन से एक स्क्रॉल निकलता है और लू जियोयू पूछता है कि यह क्या है। स्क्रॉल एक काली रोशनी उत्सर्जित करता है और लू जियोयू में प्रवेश करता है। एक काला सितारा अंतरिक्ष से निकलता है और उसमें प्रवेश करता है। वह अपनी आंखें खोलती है और स्वयं को दिव्य क्षेत्र में पाती है। वह वास्तविकता में लौटती है और लूशू से पूछती है कि क्या हुआ। वह उससे कहता है कि वह जाग गई होगी और उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को वापस आकाशीय क्षेत्र में पाती है। उसका बड़ा ग्रह एक काला मायास्मा उत्सर्जित करता है जो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वह अपनी आंखें खोलती है और जश्न मनाने लगती है कि वह जाग गई है। हालांकि लू सू चिंतित है, क्योंकि लू जियोयू का खगोलीय मानचित्र उसके विपरीत है और वह सोचता है कि दो विपरीत तारा प्रणालियों का क्या मतलब है। वह अपनी सूची में कई बदबूदार टोफू वस्तुओं के बारे में भी चिंतित है और उसे कुछ नया कब मिलेगा, लेकिन फिर उसे कुछ पैसे कमाने के लिए बदबूदार टोफू बेचने का विचार आता है। अगली सुबह वह अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने घर से निकलता है, लेकिन देखता है कि उसका पड़ोसी एक बूढ़ा व्यक्ति तलवार के साथ अभ्यास कर रहा है। बूढ़ा व्यक्ति उसका स्वागत करता है और पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। लू शू का कहना है कि वह अपनी ट्यूशन के लिए पैसे कमाने जा रहा है। वह बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि वह क्या अभ्यास कर रहा है और वह व्यक्ति उसे बताता है कि यह तलवारबाजी है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या लूशू उससे सीखना चाहता है, लेकिन लूशू कहता है नहीं, जिससे आदमी को झटका लगता है। लूशू को कुछ नकारात्मक अंक मिलते हैं। वह आदमी निराश है क्योंकि लूशू के पास वे कौशल और गुण हैं जो वह एक छात्र में तलाश रहा है। उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है लूशू उससे सीखना नहीं चाहता। लूशू ने अपने ठेले पर बदबूदार टोफू बेचना शुरू कर दिया और कई लोग उसे संरक्षण देने लगे। वह आसपास की नकारात्मक भावनाओं से भी नकारात्मक अंक एकत्र करता है। अपनी भारी बिक्री के कारण उसके पास पर्याप्त नकदी है और वह अपने दयुआन सहपाठियों को परेशान करते हुए अकड़ के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। शेष दिन में वह अपने स्कूल से नकारात्मक अंक अर्जित करता है। स्कूल के बाद वह घर लौटता है और सुनहरे दिव्य फल को बुलाने के लिए अपने नकारात्मक बिंदुओं का उपयोग करता है। वह खुद को अपने आकाशीय मानचित्र में पाता है, लेकिन वह स्थान पहले से अलग है। बड़े ग्रह के चारों ओर के 7 ग्रह चमक रहे हैं और उसकी बांह पर निशान चमक रहा है। वह अंकित हीथले को किसी एक ग्रह की ओर इंगित करने का निर्णय लेता है। इसमें मौजूद सारी रोशनी एक बड़े ग्रह में एकत्रित हो जाती है और फिर ऊपर की ओर उभरकर उसके हाथ में एक तलवार बन जाती है। वह तलवार को बिना छुए चारों ओर घुमा सकता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ग्रह 7 निहारिका तारे हैं और बीच में बड़ा तारा उसकी आत्मा है। वह अपनी आंखें खोलता है और यह देखने की कोशिश करता है कि क्या वह तलवार का उपयोग कर सकता है, जिसे वह बिना छुए बुला सकता है। वह तलवार को अपने कमरे के चारों ओर घुमाता है और यह उसकी कुछ किताबों को छेद देती है। वह इससे संतुष्ट है और महसूस करता है कि उसने एक निहारिका तारे को खोलकर यह हासिल किया है। यदि वह सभी 7 को तोड़ सकता है तो वह मजबूत होगा। अपनी अगली दाओयुआन कक्षा में रोमन 11 फेई एक छात्र की दिव्य मंडल के माध्यम से जांच कर रहा है, जबकि अन्य लोग देख रहे हैं। उसके हाथ में पत्थर चमक रहा है। लूशू पूछता है कि पत्थर क्या है और झांग कहता है कि यह एक आध्यात्मिक पत्थर है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा है। अभ्यास के लिए उपयोग करने के लिए उन्हें अगले कुछ दिनों में अपना प्राप्त हो जाएगा। वे प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि रोमन 11वीं छात्रों को वापस लौटने और अभ्यास जारी रखने के लिए कहता है, क्योंकि वह अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है, जिससे कक्षा चौकई। वह बताते हैं कि उन्हें अभ्यास करने और अपने प्रशिक्षण की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाएगा। वह उन्हें 2 उपकरण अनुबंध तत्वमीमांसा अध्याय नामक एक तकनीक के बारे में बताता है
जो बेहतर प्रदर्शन का वादा करता है। लूशु अपने पत्थर से अपने आकाशीय मानचित्र में एक बड़ी चमकदार रोशनी उत्सर्जित करके तकनीक का अभ्यास करता है। हालांकि उसकी तलवार हिंसक हो जाती है और प्रकाश से टकराकर बुझ जाती है। लूशु ने अपनी आंखें खोली, जोर जोर से सांस लेते हुए सोचा कि उसका आकाशीय मानचित्र इतना हिंसक क्यों है और रोमन अगरा चरण के शिक्षण का कोई उपयोग नहीं है। अगले दिन लू शू अपने स्टॉल पर जाता है, लेकिन देखता है कि बूढ़ा पड़ोसी तलवार से प्रशिक्षण ले रहा है। वह उस आदमी से उसकी तलवार के बारे में पूछता है और वह आदमी पूछता है कि क्या वह सीखना चाहता है। लू शू का कहना है कि वह ऐसा करना चाहेंगे, लेकिन एक समस्या है। वह आदमी उसे प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कहता है और फिर वे उसकी समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। लूशु दिन भर की गतिविधियों के बाद बूढ़े व्यक्ति के साथ प्रशिक्षण शुरू करने के लिए शाम को लौटता है। बूढ़ा आदमी उसे 30 पाउंड के सबसे हल्के से लेकर 300 पाउंड के सबसे भारी वजन वाले बेल्ट देता है और उसे प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पहनने का निर्देश देता है। लूशू का तर्क है कि दाइवान वर्ग की तकनीकें उन्हें पहले से ही सिखाती हैं कि सीधे ताकत कैसे बढ़ाई जाए। बूढ़ा व्यक्ति समझाता है कि शिजुजिन एक नेता है जिसका लक्ष्य ताओवाद की 3 शिक्षाओं को प्रसारित करना है, इस बात पर जोर देते हुए कि जब प्रशिक्षण की बात आती है तो उससे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन लूशू को समझना चाहिए कि उस स्तर तक पहुंचने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे ही बूढ़ा आदमी बात करना जारी रखता है, लू शू को आश्चर्य होता है कि क्या शिजुजिन स्वर्गीय नेटवर्क का सदस्य है और वह है जो अपनी कक्षा के लिए अभ्यास डिजाइन करता है। बूढ़ा व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि लू शू अपने प्रशिक्षण में कोई भी कदम नहीं छोड़ सकता है और उसे सलाह देता है कि वह सबसे आसान वेट बेल्ट से शुरुआत करें और सबसे कठिन तक अपना काम करें। लू शू लापरवाही से सबसे हल्की बेल्ट उठाता है और उसे कागज की तरह हवा में उछाल देता है और आसानी से उसे पकड़ लेता है। वह बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि क्या वे सबसे भारी बेल्ट तक जा सकते हैं, ऐसा, जिससे बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। वह बताते हैं कि लू शू की शक्ति प्रणाली जागृत हो गई है, जिससे वह ऐसे कार्यों को आसानी से संभाल सकते हैं। फिर बूढ़ा आदमी अपनी मेज से कागज का एक टुकड़ा उठाता है और लूशू सोचता है कि वह इसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है। तीव्रता से ध्यान केंद्रित करते हुए बूढ़ा व्यक्ति कागज को मन ऊर्जा में लपेटता है, उसे सीधा करता है और फिर उसे ऊपर उठाता है। एक तेज गति के साथ कागज ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह छोड़ता है, जो जमीन के माध्यम से यात्रा करता है और पास की दीवार को बड़े करीने से आधा काट देता है। लूशू आश्चर्यचकित होकर देखता है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति केंद्रित तकनीक की क्षमता का प्रदर्शन करता है। बूढ़ा व्यक्ति लूशू को सलाह देता है कि कई चीजों में हाथ आजमाने से बेहतर है कि एक चीज में महारत हासिल की जाए, और सभी चालों के बावजूद तलवार का रास्ता सर्वोच्च है। वह लूशू को एक जंग लगी तलवार फेंकता है और उस हवा को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देता है। लूशू एक रुख अपनाता है और अभ्यास करना शुरू कर देता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति हस्तक्षेप करता है। उसने अपने नोट्स को सही किया कि लूशू मजबूत बनना चाहता है, लेकिन उसके शरीर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। उसे याद दिलाता है कि मांसपेशियों में कोई स्मृति नहीं है, केवल प्रतिभा है। जैसे ही लूसू अपनी जैकेट उतारता है और अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करता है, वह तलवार को अधिक सटीकता और शैली के साथ घुमाना शुरू कर देता है। 1000 बार तलवार घुमाने के बाद लूसू अंततः तलवार तकनीक के पहले चरण में महारत हासिल कर लेता है। अगले दिन स्कूल में लूसू के प्रदर्शन से पता चलता है कि शिजुजिन अपने घर पर है। वह जल्दी से स्कूल से घर की ओर भागता है और लू जियायु और बूढ़े व्यक्ति को शिजुजिन के साथ बाहर पाता है। लू जियायु पूछता है कि वह वहां क्यों है और शिजुजिन बताता है कि वह लेने आया है, जिससे वह उसकी मदद करने लिए अंदर चली गई। शिजुजिन फिर लूशू की ओर मुड़ता है और पूछता है कि वह कौन है। लूशू अपना परिचय पास के एक स्कूल के छात्र के रूप में देता है। शिजुजिन पूछता है कि क्या लूशू बूढ़े आदमी का छात्र है, लेकिन बूढ़ा आदमी यह कहते हुए उपहास करता है कि वह लूशू जैसे एफ स्तर के छात्र को नहीं पढ़ा सकता। वह शिजुजिन को बर्खास्त कर देता है, जो तुरंत चला जाता है। लूशू ने देखा कि शिजुजिन लेवल भी है और वह बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि क्या शिजुजिन स्वर्गीय नेटवर्क में शीर्ष बोर्ड का हिस्सा है। बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट करता है कि शिजुजिन नेटवर्क में सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है
और एक स्तर का सामान्य व्यक्ति है। वह लू शू को आश्वस्त करता है कि चिंता न करें, क्योंकि किसी को संदेह नहीं होगा कि वह उसे सिखा रहा है। लू शू फिर पूछता है कि क्या शिजुजिन ने बूढ़े व्यक्ति को किसी भी तरह से नाराज किया है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। दूर के दोस्तों के बारे में एक कहावत उद्धृत करते हुए, औपचारिक स्वागत की आवश्यकता नहीं है। जाने से पहले बूढ़ा व्यक्ति लू शू को सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु युक्त एक टेस्ट ट्यूब देता है और उनसे उनके स्तर की जांच करने के लिए कहता है। लू शू यह सुनिश्चित करता है कि उस रात परीक्षण करने से पहले तट साफ हो, यह आशा करते हुए कि उसने पहले जो दिव्य फल खाया था उसका प्रभाव होगा। लू शियाओयू भी भाग लेता है और जैसे ही उनका रक्त सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु में रखा जाता है, उनकी दोनों टेस्ट ट्यूब काली हो जाती हैं। लियू शू ने अपनी ट्यूब की जांच की और देखा कि इसका रंग लेवल ए जैसा गहरा हो गया है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि नलिकाएं बुलबुले बनाने लगती हैं और लियू शू नीले रंग में बदल जाती है, जबकि लू की आयु में गहरा भंवर विकसित हो जाता है। उन दोनों ने देखा कि मिश्र धातु में पैटर्न उनके आकाशीय मानचित्रों से मिलते जुलते हैं। लू शू को आश्चर्य होता है कि क्या स्तर ए से अधिक कोई स्तर है। लू शू अपने कमरे में ध्यान करना शुरू कर देता है। उसके आकाशीय मानचित्र में 2 निहारिका तारे चमकते हैं और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने शरीर पर एक नीली रोशनी की परत दिखाई देती है। वह अपनी मेज से एक चाकू उठाता है और उससे खुद को काट लेता है, लेकिन कोई चोट नहीं है। उसे एहसास हुआ कि यह निहारिका की दूसरी परत है जो चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। उसे आश्चर्य होता है कि लियू जियाओयू अपनी जागृति के साथ कैसे प्रगति कर रही है। इस बीच लियू जियाओयू अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही है, अपने आकाशीय मानचित्र में जाग रही है, जहां उसके सभी निहारिका तारे बहुत अंधेरे हैं। तारों में से एक जागता है और बड़ा हो जाता है, लगभग एक ब्लैक होल की तरह उसे अपने अंदर समा लेता है। सुबह में लू शू उसे जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है और उसे अपने बिस्तर पर काली आंखों के साथ खड़ा हुआ पाती है। उसे बुलाती है। उसकी आंखें सामान्य से स्पष्ट होती हैं और वह उसे गले लगाती है और कहती है कि उसने एक निहारिका तारे को जगा दिया है। लू शू उसे बधाई देता है, लेकिन दावा करता है कि उसने पहले ही 2 निहारिका सितारों को जगा दिया है, जिससे वह उस पर चिल्लाने लगती है। वह पूछता है कि क्या वह उसे दिखा सकती है कि उसका सितारा कैसा दिखता है, लेकिन वह कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। इसके बजाय वह अपनी हथेली पर एक चींटी को बुलाकर प्रदर्शित करती है कि वह क्या कर सकती है। वह बताती है कि उसकी शक्तियां उसे अपने आसपास मृत प्राणियों की ऊर्जा को महसूस करने की अनुमति देती हैं। चींटी पिछले दिन मर गई थी और वह इस बात से दुखी थी, लेकिन अब वह इसे वापस बुला सकती है और इसे नियंत्रित कर सकती है। लू शू अपनी उंगली उसकी हथेली पर रखता है और चींटी उस पर चढ़ जाती है। वह इस बात से आश्चर्यचकित है कि चींटी कितनी यथार्थवादी दिखती है। उत्सुक होकर वह पूछता है कि क्या वह और अधिक कर सकती है। वे उसकी क्षमताओं को और परखने के लिए बाहर जाते हैं। लियू जियाओयू ने एक छोटे काले पक्षी को चारों ओर उड़कर और लू जू के कंधे पर बैठकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। वह उससे पूछता है कि वह कितने समय तक पक्षी को नियंत्रित कर सकती है और क्या इससे उसकी ताकत खत्म हो जाती है। वह बताती हैं कि उनकी क्षमताएं समयबद्ध नहीं हैं और उन्हें कमजोर नहीं करती। वह आगे कहती हैं कि ऊर्जा ब्लैक होल द्वारा संघनित होती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए कम प्रयास की आवश्यकता होती है। एक रात लियू शियाओयू की आंखें अंधेरे के साथ जागती हैं, लेकिन वे जल्दी ही साफ हो जाती हैं क्योंकि वह उत्साह से लियू जू के कमरे की ओर बढ़ती है और जोर जोर से दस्तक देती है। लियू जू बाहर आता है और पूछता है कि हंगामा किस बारे में है। तभी उसने अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखा जिसे लू शियाओयू ने बुलाया था। उस आदमी को पिछली रात लू जू ने डकैती और हत्या करते हुए देखा था। हस्तक्षेप करने का निर्णय लेते हुए लू जू अपनी रक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक निहारिका प्रकाश से घिरी अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। वह उस आदमी के हमलों का मुकाबला करता है और अपने आकाशीय मानचित्र से अपनी जादुई तलवार बुलत है, जो उस आदमी को घातक रूप से घायल कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। तलवार बाद में लू शू के पास लौट आती है। लू शू ने लू जियाओयू की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए यह योजना बनाई थी और उसने दिखाया कि वह उस आदमी को बुला सकती है जैसा उसने वादा किया था।
लू शू स्वीकार करता है कि वह डरा नहीं था, बस उसकी प्रगति से आश्चर्यचकित था। वह पूछता है कि क्या वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है, और वह पुष्टि करती है कि वह केवल यह सोचकर उससे वह करवा सकती है जो वह चाहती है। वह पुरुष को युद्ध की मुद्रा में लाकर प्रदर्शित करती है। लू जू गंभीर स्वर में उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी शक्तियों को कभी किसी के सामने प्रकट न करे। लू शियोयू सहमत है और बताती है कि उसने उस आदमी की यादों से भी सीखा है जहां उसने चोरी के पैसे छिपाए थे। वह लू शू को वह स्मृति दिखाती है जहां उस आदमी और दो अन्य लोगों ने जागते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर पैसे गाड़ दिए थे। अगले दिन स्कूल में छात्र अपने नए निदेशक ला इक्सियाओ के उद्घाटन के लिए खेल मैदान पर इकट्ठा होते हैं। ला इक्सियाओ ने उन्हें संक्षेप में कड़ी मेहनत से अध्ययन करने के लिए कहा और उन्हें खारिज कर दिया, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। अपने दाओयुआन वर्ग में लाई इक्सियाओ और रोमन 11 फी हाल की घटना से 3 भगोड़ों का एक वीडियो दिखाते हैं, एक डी स्तर और 2 ई स्तर, जिसमें डी स्तर वह आदमी है जिससे लू शू ने लड़ाई की थी। लाई इक्सियाओ पूछते हैं कि क्या छात्र ऐसे भगोड़ों को संभाल सकते हैं। लाई इक्सियाओ के लिए रोमन 11 नकली, जो फिर एक वस्त्र पहनता है और एक कोड नाम और एबी लेवल रैंकिंग के साथ स्वर्गीय नेटवर्क में अपने भविष्य के श्रेष्ठ के रूप में औपचारिक रूप से अपना परिचय देता है। वह बताते हैं कि उस रात एक संदिग्ध स्तरसी व्यक्ति को भी देखा गया था, जिसने तलवार और ऊर्जा ढाल के साथ डी स्तर के भगोड़े को मात दे दी थी। लाई इक्सियाओ ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे इस स्तर के किसी भी व्यक्ति के देखे जाने की सूचना उन्हें या रोमन 11 फे को दें। वह एक सकारात्मक नोट पर समाप्त होता है, यह घोषणा करते हुए कि उस महीने से उन्हें खेती के लिए मासिक संसाधन स्पिरिट स्टोन प्राप्त होंगे। कक्षा के बाद लू शू ने झांग से पूछा कि क्या स्पिरिट पत्थर काले बाजार में बेचे जा सकते हैं। झांग को आश्चर्य होता है कि लू शू उन्हें क्यों बेचना चाहता है, जबकि उसे लू के लिए इनकी आवश्यकता है। उसका अपना शू बताता है कि वह सिर्फ जिज्ञासु है और उसे लगता है कि यदि वह हमेशा पैसे के बारे में चिंतित रहेगा तो वह अपने अभ्यास पर प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। स्पिरिट पत्थरों के साथ भी झांग ने उल्लेख किया है कि उन्हें लगभग 100,000 युआन में बेचा जा सकता है, जो लू शू को उत्साहित करता है। वह तुरंत झांग से पूछता है कि क्या वह उन्हें खरीदना चाहता है, लेकिन झांग ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह इसके बजाय आसपास पूछेगा। लू शू कीमत 120,000 युआन निर्धारित करने पर जोर देता है। लू शू लेनदेन के लिए अपना खाता नंबर भेजता है और झांग पत्थर ले लेता है और वादा करता है कि खरीदार मिलने पर वह उसे पैसे भेज देगा। बाद में लू शू घर लौट आता है और फिर से ध्यान करना शुरू कर देता है। इस बार वह अधिक प्रबुद्ध हो गया और तीसरे निहारिका तारे को सक्रिय कर दिया। लू शू का मानना है कि वह जल्द ही लेवल सी तक पहुंच जाएगा। जैसे ही वो बाहर घूमने जाता है, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। यह उसका शिक्षक निकला, जो उसे तुरंत स्कूल जाने के लिए कहता है क्योंकि कार जल्द ही निकल जाएगी और उसे अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। बख्तरबंद गाड़ी उन सभी को उनके मिशन तक ले जाती है। लू शू पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। झांग का कहना है कि एक खंडहर खुल गया है और वे क्षेत्र की रक्षा करने जा रहे हैं। लू शू पूछता है कि क्या वे खंडहर में नहीं जा रहे हैं। झांग का कहना है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह सिर्फ लेवल ही है और संगठन को डर है कि वे अभी तक अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, खासकर लू शू जैसा कोई व्यक्ति जो अभी भी लेवल एफ है। लू शू पूछता है कि ये खंडहर क्या हैं। जियांग का कहना है कि ऐसा माना जाता है कि ये खंडहर अन्य स्थानों की तरह किसी विदेशी सभ्यता द्वारा पृथ्वी पर छोड़े गए हैं। पर्यावरण में बदलाव के कारण हाल ही में खंडहर दिखाई देने लगे। उनका कहना है कि जहां भी ये खंडहर दिखाई देते हैं, वे कई स्वामियों को आकर्षित करते हैं जो उनके लिए लड़ते हैं, क्योंकि उनमें जड़ी बूटियां, जादुई उपकरण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बनने वाली आंखें शामिल हैं। अगर किसी को गठन की नजर लग जाए तो सारा खंडहर गायब हो जाता है। लू शू टिप्पणी करते हैं कि यह सब रहस्यमय लगता है, लेकिन फिर जियांग ने उसे फुसफुसाया कि यह खंडहर देश में अब तक खुला एकमात्र खंडहर है। वे खंडहर स्थल पर पहुंचते हैं। रोमन 11 फी बताते हैं कि मिशन गोपनीय है और वे चाहते थे कि वे अनुभवात्मक शिक्षा में शामिल हों। जो कोई भी मिशन के बारे में लीक करेगा या बोलेगा, उसे न केवल बर्खास्त कर दिया जाएगा बल्कि कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा। छात्र हैरान हैं लेकिन सहमत हैं।
वे वहीं बस जाते हैं और अपनी खेती का अभ्यास करते हैं। लेकिन लू शू वर्ग नेता को परेशान करने का विकल्प चुनता है और वर्ग नेता का ध्यान भटकाकर कुछ नकारात्मक अंक अर्जित करता है। लू शू और झांग शिविर में टहलने जाते हैं और सामने कोहरे से ढके पहाड़ को देखते हैं। लू शू पूछता है कि धुंध क्या है। झांग का कहना है कि यह खंडहर के लिए एक पोर्टल का एक रूप है। जैसे ही धुंध करीब आने लगती है, अचानक अलार्म बजने लगते हैं। ला यिक्सियाओ और रोमन 11 फी पीछे हटने और पहाड़ में फंसने से बचने के लिए उन्हें खाली करने के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन धुंध तेजी से बढ़ती है और उनमें से अधिकांश उसमें समा जाते हैं। लू शू और झांग भी धुंध में फंस गए हैं, जो उन्हें अंदर खींच लेती है। लू शू को धुंध में फेंक दिया जाता है और एक अजीब क्षेत्र में जमीन पर गिर जाता है। वो अपने आसपास का निरीक्षण करने के लिए खड़ा होता है। तभी अचानक एक कुल्हाड़ी उसकी ओर आती है, जिससे वो बाल बाल बच जाता है। वो देखता है कि एक कंकाल जोंबी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है। कंकाल उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वह सब झटकों से बच जाता है। फिर वह कुल्हाड़ी पकड़ता है, उसे जोंबी के हाथ से हटा देता है और जोंबी को जमीन पर फेंक देता है, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हालांकि कंकाल उसकी ओर रेंगता रहता है। वह जोंबी का सिर काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और अंततः उसे मार डालता है। वह राहत महसूस कर रहा है कि उसे जोंबी को हराने का एक तरीका मिल गया है। वह दो और लाशों को आते हुए देखता है और उनसे लड़ने की तैयारी करता है और आसानी से उन्हें मार गिराता है। लेकिन तभी अन्य छात्र उसकी ओर दौड़ते हैं और उसे भागने के लिए चिल्लाते हैं। एक सहपाठी उससे भागने का आग्रह करता है और वह मुड़ता है और देखता है कि कई लाशें उनका पीछा कर रही हैं। लाशों में से एक छात्र पर कूद पड़ता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लियू शू तेजी से अपनी कुल्हाड़ी से हमलावर ज़ॉम्बी का सिर काट देता है और दूसरों को भगाना शुरू कर देता है, क्योंकि वे उसे घेर लेते हैं। वह उनमें से अधिकांश को खत्म करने में सफल हो जाता है, लेकिन एक पीछे से चुपचाप आ जाता है। वह बमुश्किल अपनी कुल्हाड़ी से उसके हमले को रोकता है और वे उससे जूझते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। लू शू, एक छात्र दूसरे से पूछता है कि क्या उन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन डरा हुआ छात्र यह देखने के लिए इंतजार करने का सुझाव देता है कि लू शू इससे अकेले संभाल सकता है या नहीं। लू शू अंततः पलट जाता है और ज़ोंबी का सिर काट देता है। वह डरे हुए छात्रों के पास जाता है और उनकी योजना के बारे में पूछता है। वे सुझाव देते हैं कि चूंकि लाशें चली गई हैं, इसलिए वहीं रहें और खंडहर जल्द ही गायब हो सकता है। लू शू पूछता है कि अगर उसने जाने का फैसला किया तो वे क्या करेंगे। उनमें से एक लड़की उनसे रुकने और उनकी रक्षा करने की विनती करती है। वह उन्हें सलाह देता है कि अगर वे लाशों को पास आते देखें तो भाग जाएं। वह उनसे कहता है कि एक निश्चित दूरी के बाद लाशें उनका पीछा करना बंद कर दें और अगर वे बहुत करीब आ जाएं तो कुल्हाड़ी से उनका सिर काट दें। एक छात्र का सुझाव है कि अगर वो रुक जाए तो बेहतर होगा, लेकिन लू शू अन्यथा निर्णय लेता है। वो उनके लिए कुल्हाड़ी छोड़ देता है और उन्हें इसका उपयोग करने के लिए कहकर चला जाता है। लड़की समूह से कहती है कि अगर उन्होंने उसकी मदद की होती तो वह उन्हें नहीं छोड़ता। फिर वे तय करते हैं कि उनमें से कौन कुल्हाड़ी उठाएगा। लू शू इलाके में अकेले घूमता हुआ जायू के बारे में सोचता है। तभी अचानक उससे कदमों की आहट सुनाई देती है। वह हमला करने के लिए तैयार होता है और कोने के आसपास एक जोम्बी घुड़सवार उभरता है, लगभग असे भाला मारता है। लू शू ने भाला पकड़ लिया और वे उस पर संघर्ष करते हैं। जोम्बी क्रोधित हो जाता है और लू शू को अपनी भावनाओं से आश्चर्यचकित करते हुए एक आय बिंदु अर्जित करता है। वह अपने लाभ के लिए इसक का उपयोग करने का निर्णय लेता है, भाले को जोम्बी से खींच लेता है, जिससे वह गिर जाता है। अधिक जोम्बी घुड़सवार आते हैं और लू शू दौड़ता है, जिससे उनका पीछा होता है। वह उनसे बचने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन वे उसका पीछा करना जारी रखते हैं। घुड़सवार सेना का कप्तान अपने आदमियों को लू शू पर गोली चलाने का आदेश देता है, जो बच जाता है और ऊपर चढ़ जाता है। कप्तान जॉम्बीज को रुकने के लिए कहता है, जिससे वे क्रोधित होते हैं और अधिक नकारात्मक अंक अर्जित करते हैं। लू छुप जाता है और अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पर अंकों का मिलान देखता रहता है। घुड़सवार सेना का कप्तान अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश देता है, जबकि उदास जोम्बी लियू शू निहत्थे होकर दूसरों को अपने भाले के साथ पीछा करते हुए दिखता है। लियू शू उतरता है और हथियार, एक तलवार, एक कुल्हाड़ी और मानव ऊर्जा से भरा भाला इकट्ठा करता है। वह भाले को तलवार का तरह घुमाता है।
लाशें वापस आती हैं और उस पर घात लगाती हैं, लेकिन भाले का उपयोग करके वह उन्हें आसानी से हरा देता है, अपने भाले इकट्ठा करता है और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले उन्हें अपनी पीठ पर बांध लेता है। वह एक चट्टान पर एक एकांत स्थान ढूंढता है, ध्यान करता है और अपने संचित नकारात्मक बिंदुओं का उपयोग ऊपर उठाने के लिए करता है। वह विकल्पों में से एक दिव्य फल चुनता है, खुद को प्रबुद्ध करने के लिए इसका सेवन करता है, क्योंकि 3 नए निहारिका सितारे उसके दिव्य मानचित्र को शक्ति से भर देते हैं। ऊर्जावान होकर वह दबाव डालता है। इस बीच हेवनली नेटवर्क के अधिकारी दायुआन कक्षा के छात्रों को इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। वे चर्चा करते हैं कि छात्र कितनी आसानी से भयभीत हो जाते हैं और लड़ने में उनकी असमर्थता होती है। उन्होंने निर्णय लिया कि उनका पहला कदम छात्रों की सुरक्षा के लिए जोम्बी घुड़सवार सेना के कप्तान को निशाना बनाना चाहिए। वे स्वीकार करते हैं कि यह आदर्श होगा यदि सभी छात्र लू शू की तरह हों, उन्हें यह एहसास हो कि वह उतना कमजोर नहीं है जितना उन्होंने शुरू में सोचा था। वे पदचाप सुनते हैं और छिप जाते हैं। ज़ोंबी सेना को गुजरते हुए देखकर वे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तब चौंक जाते हैं जब मानसम ऊर्जा से भरा एक भाला ज़ोंबी घुड़सवारों में से एक को विघटित कर देता है। वे देखते हैं कि लूशु भाला फेंक रहा है और पहाड़ी से नीचे कूद रहा है, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें। तेजी से और अधिक लाशें भेज रहे हैं। नेता अपने आदमियों को लू शू की सहायता करने का आदेश देता है, लेकिन वह स्थिति को सहजता से संभाल लेता है। शेष दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपनी तलवार पर स्विच करने से पहले भाले की शक्ति को समाप्त कर देता है। शांति से लूशू नेता की ओर मुड़ता है, जो अन्य बचाए गए छात्रों के साथ आता है, सोचता है कि क्या हो रहा है। कुछ लोग लूशू की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन जब नेता बोलने के लिए उसके पास पहुंचता है तो लूशू शांति से अपना हाथ बढ़ाता है, सभी हथियारों का दावा करता है, जिससे नेता नाराज हो जाता है और उसे और अधिक नकारात्मक अंक मिलते हैं। लूशू सभी हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देता है और नेता पूछता है कि क्या वह लूशू है। उत्सुकतावश लूशू पूछता है कि नेता को उसका नाम कैसे पता है। नेता बताते हैं कि लुओ सिटी विशेष कक्षा के 2 छात्रों ने उनका उल्लेख किया, उन लोगों का जिक्र करते हुए जिन्हें लूशू ने शुरू में बचाया था, लड़ाई के लिए तैयार किया था। लूशू अपनी बात पर कायम है, लेकिन नेता ने उसे आश्वासन दिया कि उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वे स्वर्गीय नेटवर्क के साधारण योद्धा हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है। लू शू ने उन्हें केवल तलवारें देने का फैसला किया, लेकिन नेता ने जोर देकर कहा कि उन्हें कोई हथियार या कवच नहीं चाहिए। लू शू शांत हो जाता है और पूछता है कि क्या वे अकेले अभिनय कर रहे हैं, जिसकी वे पुष्टि करते हैं। लू शू सवाल करते हैं कि उन्होंने जोम्बी घुड़सवार सेना को बाहर क्यों नहीं निकाला और वे कहां छिपे हुए हैं। नेता जवाब नहीं दे सकता, इसलिए लू शू पूछता है कि वो अपने द्वारा इकट्ठे किए गए सभी हथियारों के साथ क्या करने की योजना बना रहा है, क्योंकि वो अकेले उनका उपयोग नहीं कर सकता है। तभी अधिक छात्र पास आते हैं और लू शू को एक शानदार विचार मिलता है। उसने घोषणा की कि वह भाले, तलवारें और कवच किसी भी इच्छुक व्यक्ति को बेच रहा है और उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 980 युआन में से प्रत्येक के लिए अब तक के सर्वश्रेष्ठ हथियारों के रूप में विपणन कर रहा है। लेकिन लूशू को एहसास हुआ कि नकदी नहीं है, इसलिए कोई भुगतान नहीं कर सकता। एक छात्र उसके पास तलवार मांगने आया। लूशू ने छात्र पर एक मूल्यवान जेड पेंडेंट देखा और इसके बदले में तलवार देने की पेशकश की। छात्र गुस्से मना कर देता है और लूशू से नकारात्मक अंक खो देता है। छात्र और अधिकारी आपस में बुदबुदाते हैं कि क्या करें। एक अधिकारी 2000 युआन मूल्य की एक कलाई घड़ी के साथ लूशू के पास आता है और इसे तलवार के बदले देने की पेशकश करता है। लू शू बिना किसी हिचकिचाहट के कलाई घड़ी के बदले तलवार का व्यापार करना स्वीकार कर लेता है। लू शू ने बिक्री जारी रखी है, क्योंकि अधिकारी हथियारों के लिए विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जिसके अंत में आभूषणों का ढेर लग जाता है, जिससे नेता को काफी निराशा होती है। चलने से थककर वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं, जबकि लू शू अपनी पाल के बारे में खुशी से गुनगुनाता है। वे रात को आराम करने का फैसला करते हैं, लेकिन अचानक तेज हवा चलती है और खतरा आ जाता है। नेता सभी को सतर्क रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि भूतिया आकृतियां उनके चारों ओर हवा में उड़ रही हैं। लू शू को एहसास होता है
कि भूतों की ऊर्जा जियाऊ की ऊर्जा की तरह महसूस होती है। वह अपने आकाशीय मानचित्र में भूतिया उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करते हुए तलवार महसूस करता है और उसे नियंत्रित रखने के लिए हुए संघर्ष करता है। जैसे ही वह इसके साथ कुश्ती करता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और भूत उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से जलते हुए देखते हैं, जिससे वे डरकर भाग जाते हैं। अचानक पीछे हटने से हर कोई भ्रमित है, लेकिन लू शू मुस्कुराता है, यह जानकर कि उनके भागने का कारण वही है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और अंततः खंडहर के केंद्र तक पहुंचते हैं, जिससे सभी को राहत और उपलब्धि की अनुभूति होती है। गुफा के अंदर लू शू आसपास इकट्ठा हुए अन्य अधिकारियों और छात्रों को बचे हुए हथियार बेचना शुरू कर देता है। दूसरी कक्षा का एक छात्र घुड़सवार सेना के जोम्बी को हराने वाले मास्टर से मिलने की उम्मीद में उसके पास आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लू शू ही हथियार बेच रहा है। निराश होकर छात्र हथियार हासिल करने के लिए आपस में व्यापार करने लगते हैं। लू शू का सहपाठी भीड़ को चीरता हुआ उसे सूचित करता है कि स्वर्गीय नेटवर्क का मालिक उससे मिलना चाहता है। वो गहनों से सजे अधिकारियों के पास जाता है, जिससे रोमन, ग्याराफी और नेता परेशान हो जाते हैं, जो लू शू के कार्यों से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रोमन ग्याराफी ने उन्हें उनके प्रवास के दौरान खंडहर के प्रभारी क्लास सी अधिकारी झांग यूटिंग से मिलवाया। झांग लू शू और एक अन्य छात्र काओ को अपने अपने समूहों में अलग दिखने के लिए स्वीकार करता है और उल्लेख करता है कि उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता होगी। वह लू शू को भाले बेचना बंद करने का निर्देश देता है, जिससे लू शू सहमत हो जाता है और अपने द्वारा जमा किए गए गहने दिखाता है। अधिकारियों और काओ के साथ वे गुफा के एक छेद के पास पहुंचे। झांग भीतर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है और रिपोर्ट करता है कि छेद 100 मीटर गहरा है और अंदर एक गुफा है। उन्होंने सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए उन्हें चेतावनी दी कि यह खंडहर उनके द्वारा देखे गए किसी भी खंडहर से बड़ा और अधिक अनोखा है। झांग ने एक अधिकारी को अपनी पृथ्वी क्षमताओं का उपयोग करके गुफा में नीचे सीढ़ियां बनाने का आदेश दिया। इसके बाद रास्ते को रोशन करने के लिए दीवारों पर निशान लगाए। वे नीचे उतरते हैं और लू शू नीचे प्रकाश देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था। हवा का एक शक्तिशाली झोंका गुफा के नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे लू शू की छाती से चमकने लगती है, क्योंकि उसकी तलवार हवा के प्रति प्रतिक्रिया करती है। लाई इक्सियाओ ने उनसे आगे बढ़ने का आग्रह किया। गुफा के निचले भाग में वे एक चमकदार रोशनी वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और एक प्राचीन महल के सामने ले जाए जाते हैं। एक अलग भाले के साथ घुड़सवार सेना के कप्तान के नेतृत्व में लाशों की एक सेना महल के गेट से बाहर निकलती है। उन्होंने घोषणा की कि वे बचेंगे नहीं और उन्हें रहना ही होगा। लाई इक्सियाओ ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि वे केवल तभी रुकेंगे जब महल में अनुमति दी जाएगी, जिससे तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो जाएगा। ले इक्सियाओ ने अधिकारियों को घुड़सवार सेना के कप्तान को शामिल करने का निर्देश दिया, जो गुप्त रूप से कप्तान के भाले संभावित रूप से गठन की आंख को प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे, ताकि खंडहर को गायब कर दिया जा सके और प्रशंसा अर्जित की जा सके। ला यिक्सियाओ उग्र गति से हमला करता है, लेकिन कप्तान अपने भाले से बचाव करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भयंकर संघर्ष होता है। ला यिक्सियाओ के प्रयास कप्तान पर भारी पड़ गए और जब धुआं साफ हुआ तो कप्तान हमले से बच गया, लेकिन उसका घोड़ा मारा गया, जिससे और अधिक क्रोधित हो गया। निडर होकर लाई यिक्सियाओ ने उसे ताना मारा, जिससे उसका गुस्सा और भड़क गया। इस बीच अधिकारियों ने ज़ॉम्बी सेना पर हमला शुरू कर दिया और लड़ाई शुरू हो गई। लू शू लड़ाई से उदासीन होकर लड़ाई में शामिल होने के बजाय खजाने की खोज करने का फैसला करता है। अफरा तफरी के बीच छिपते छिपाते वह महल में घुस जाता है। लू शू महल की ओर आगे बढ़ता है। उसकी तलवार आसपास के वातावरण के अनुसार चमकती है, जिससे वह हाई अलर्ट पर आ जाता है। यह महसूस करते हुए कि कोई उस देख रहा है, वह सतर्क रहता है और खोजबीन जारी रखता है। एक कमरे में प्रवेश करते हुए उसे अचानक अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पर लियू जियाओयू का एक संदेश प्राप्त होता है। वह उसे देर से आने के लिए डांटती है और उसकी चिंता करती है, जिससे लियू शू को कुछ नकारात्मक अंक मिलते हैं। उसे आश्चर्य होता है कि क्या लियू जियाओयू इतनी चिंतित है कि वह सो नहीं सकती। जैसे ही वह इस पर विचार करता है, एक भूत जो उसका पीछा कर रहा है और उसे देख रहा है, उस पर घात लगाने का प्रयास करता है।
लूशु तेजी से हमले से बचता है, पीछे झुकता है और उसकी तलवार उसके शरीर से निकलती है, भूत को छेदती और बुझाती है। महल के अंदर गहराई में जाने पर लू शू को एक प्यारा दोस्त मिलता है जो उसके कंधे पर सवार है। जैसे ही वे शहर के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, वह अंदर एक राक्षस को खोजने की उम्मीद में एक दरवाजा खोलता है। हॉल में लू शू को समुराई योद्धाओं की मूर्तियों से सुसज्जित पाया गया। उनके भालों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बेचने का विचार करता है। जैसे ही वो एक मूर्ति के करीब जाता है, उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वो मुड़कर देखता है कि मूर्तियां जीवंत हो रही हैं, उनकी आंखें लाल चमक रही हैं। उसके सबसे नजदीक की मूर्ति खतरनाक ढंग से चलती है और कमरे में मौजूद अन्य लोग हमला करने की तैयारी करते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं। लू शू ने अपना भाला तैयार किया और उसकी तलवार भी युद्ध के लिए तैयार होकर सामने आ गई। हालांकि जब मूर्तियों की नजर उसकी तलवार पर पड़ती है, तो वे वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। यह देखकर लू शू अपना भाला दूर रख देता है और अपनी तलवार पास रख लेता है। वह अपने निकटतम प्रतिमा के पास जाता है और भाले की मांग करता है, लेकिन प्रतिमा इनकार कर देती है और उसकी अवज्ञा से लू शू को कुछ नकारात्मक अंक मिलते हैं। वह उसे अपनी तलवार से धमकाता है और मूर्ति जाने देती है और लू शू भाला वापस ले लेता है। तब वह इसे अन्य मूर्तियों के साथ तब तक दोहराता है जब तक कि वह सभी भाले एकत्र नहीं कर लेता। हॉल के अंत में लू शू को एक टेबल मिलती है जिसमें एक स्क्रॉल होता है, जिसमें भागने के मार्ग के बारे में जानकारी होती है, जिसे वह पढ़ता है। इस बीच घुड़सवार सेना का कप्तान, जो अभी भी लाई यक्सियाओं के साथ युद्ध में लगा हुआ था, अचानक लड़ना बंद कर देता है और निर्देश के पास अपना भाला छोड़कर महल में भाग जाता है। ला यक्सियाओ निराश है कि भाला गठन की आंख नहीं है। चूंकि खंडहर गायब नहीं हुआ है, घुड़सवार सेना का कप्तान हॉल में घुस जाता है और यह जानने की कोशिश करता है कि मूर्तियों से उनके भाले का क्या हुआ। मेज के अंत में लू शू को देखकर वो उसे सील पकड़ने से रोकने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। जैसे ही लू शू सील उठाता है, घुड़सवार सेना का कप्तान उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही सील लू शू के हाथों में गिरती है, जैसे ही सील लू शू की छाती में समा जाती है, समय क्षण भर के लिए स्थिर हो जाता है और उनके आसपास की हर चीज चमकती सील में समा जाने लगती है। जोम्बी सेना अधिकारियों पर लगभग हावी हो जाती है, लेकिन समय रुक जाता है और हर कोई धूल में मिल जाता है। महल, खंडहर और उसके भीतर की हर चीज बिखरने लगती है। लू शू के पास मौजूद मुहर में गायब हो जाती है। वो भाला अपने लिए ले लेता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह बाकी खंडहर के साथ धूल में न बदल जाए। वास्तविक दुनिया में वापस पहाड़ पर धुंध गायब होने लगती है और वे सभी लोग जो खंडहरों के अंदर थे फिर से बाहर दिखाई देने लगते हैं। जीवित बचे लोगों में राहत साफ झलक रही है और वे जीवित होने के लिए आभारी होकर अपने दोस्तों को गले लगा रहे हैं। अधिकारियों ने घायलों के इलाज के लिए एक शिविर लगाया और सभी के जीवित होने की जानकारी जुटाई। रोमन 11 फेई डेटा रिकॉर्ड करने में व्यस्त है। तभी झांग अंदर आता है, चिंतित है क्योंकि लू शू कहीं नहीं है। रोमन 11 फी गुस्से में लू शू के बलिदान का बचाव करता है और झांग को उसके शरीर की खोज करने का सुझाव देता है। हर किसी को आश्चर्यचकित करते हुए लू शू गहनों से ढका हुआ और कई भाले लेकर आता है, जिससे सभी आश्चर्यचकित और भ्रमित हो जाते हैं। झांग उसका स्वागत करने जाता है, राहत महसूस करता है कि लू शू सुरक्षित है। लू शू बताते हैं कि काओ ने उन्हें रजिस्टर करने और अपने हथियार वापस करने का निर्देश दिया था। वह अपने साथ लाए भाले को गिराने जाता है। पंजीकरण के दौरान गलती से उसके वजन से मेज टूट जाती है। बाद में लू शुलू जियाओयू को खोजने के लिए चलता है, जिसकी नकारात्मक भावनाओं ने उसे कई नकारात्मक अंक अर्जित किए हैं। उसने जमीन पर लियू जियाओयू का पसंदीदा स्नैक रैपर देखा और ऊपर देखा तो वह एक पेड़ की शाखा पर बैठी हुई थी। वह गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह उछलकर उसके चेहरे पर आ जाती है। लियू शू उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे बताती है कि उसे घर पर उसका इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है और उसकी स्थिति की जांच करती है। इस बात से संतुष्ट होकर कि वह ठीक है, वह अपना स्नैक रैपर उठाती है और लू शू अपने स्तर पर बैठ जाती है। वह राहत के आंसू बहाती है, खुश है कि वह ठीक है और उसे कोई चोट नहीं आई है। फिर वह उसे घसीटकर घर ले जाती है, जहां लू जू तरोताजा हो जाती है। वह खिड़की बंद कर देता है और लू श्योयू से लेवल डी अपराधी को बुलाने के लिए कहता है, जो वह करती है।
अपनी शक्ति का उपयोग करके लू जू दो मोती बनाता है, एक गहरा और एक चमकीला। लू शियोयू उनके बारे में पूछता है और लूशु बताता है कि मोती ऊर्जा शरीर को बढ़ाते हैं। काला मोती उसकी तलवार से खंडहर में भूतों की अवशोषित ऊर्जा से बनाया गया था, जबकि चमकीला मोती एक विशेष भूत से आया था जिसका उसने सामना किया था। लूशु ने लेवल्डी अपराधी के ऊर्जा शरीर पर काले मोती का परीक्षण करने का निर्णय लिया। जैसे ही वो उसे खिलाता है, आदमी चिल्लाता है और उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है, जिससे वो अनियंत्रित रूप से हंसने लगता है। लूशु इस बात से आश्चर्यचकित है कि मोती ने कितनी तेजी से आदमी की शक्ति बढ़ा दी। हालांकि लू जायुक खुश नहीं है। उसने कहा कि लू जू ने लगातार हंसी से उसे तोड़ दिया है। वह उसे वापस बुलाती है, जिससे वह आदमी गायब हो जाता है। उसे खुश करने की कोशिश करते हुए लू जू ने एक और उपहार का खुलासा किया, दो फल जो उसने खंडहर से प्राप्त किए थे। इससे लू ज्योयू उत्तेजित हो जाती है और वह उत्सुकता से उन्हें खाती है। लू जू का पीछा करने वाला रोआं उसकी पीठ से कमरे में निकलता है और उस पर चहकने लगता है। उसे यह मनमोहक लगता है और वह उसके प्यारे चेहरे को सहलाते हुए लू जू से पूछती है कि उसने इसे कैसे हासिल किया। वह समझाता है कि यह उसका एक दोस्त है जो उसे खंडहर में मिला था, एक चतुर। लू के इयोऊ ने प्यारे को विभिन्न नामों से चिढ़ाने के बाद उसका नाम लिटिल फियरी जू रखने का निर्णय लिया। वह उसे एक चिप खिलाती है और रोएंदार बच्चा नाश्ते का आनंद लेने के लिए अपनी हरकतें बंद कर देता है। वह इसे चिप बैग के पास रखती है और वादा करती है कि अगर यह वैसा ही व्यवहार करेगा तो और अधिक चिप्स देगी, और थोड़ा उग्र जू आज्ञाकारी रूप से सहमत हो जाता है। लू शू इस बात से आश्चर्यचकित है कि कितनी आसानी से उसके प्यारे बच्चे केवल चिप्स के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। लू शू अपने कमरे के खंडहर से सील की जांच करता है और उसकी असाधारण क्षमताओं का पता लगाता है। ध्यान करके वह अपनी चेतना को सील में प्रक्षेपित करता है, जहां वह सील की शक्तियों द्वारा नियंत्रित आसपास के परिदृश्य पर उड़ने का अनुभव करता है। उसे एहसास होता है कि यह एक दिव्य कलाकृति है जो पृथ्वी का निरीक्षण करने और आभा में हेरफेर करने में सक्षम है। मुहर में घुड़सवार सेना के जनरल की रुचि को दर्शाते हुए उन्हें इसके साथ सीधे अभ्यास करने में असमर्थ होने का पछतावा है। उसने पहली सील के भीतर एक दूसरी सील देखी जो अंधेरे में घूम रही थी। उत्सुक होकर वह अपनी चेतना के साथ इसमें प्रवेश करता है और खुद को एक विशाल स्थान में पाता है। वहां उसे छिपे हुए भाले और खंडहर महल को प्रतिबिंबित करने वाला एक बड़ा बंद दरवाजा मिलता है। दृढ़ संकल्प होकर वह दरवाजे को धक्का देता है और उसे थोड़ा सा खोलने में सफल हो जाता है। अंदर झांककर वह महल को देखता है और महसूस करता है कि जब भी वह दरवाजा पूरी तरह से खोलने की अपनी क्षमता को मजबूत करता है तो वह उस तक पहुंच सकता है। यह रहस्योद्घाटन उसे मुहर के माध्यम से भविष्य की खोजों के लिए प्रत्याशा से भर देता है। बाद में लू शू ने लू जियोयूज एप्लीकेशन वाला एक पेपर पढ़ा और उसके बारे में चिंतित महसूस किया। हालांकि वह अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पर लॉटरी खेलकर अपना उत्साह बढ़ाने का फैसला करता है। हालांकि हर बार उसे बदबूदार टोफू से निराशा होती है। वह कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे उसे केवल भोजन के कटोरे ही मिलते हैं जिनकी उसे आवश्यकता नहीं होती। Frustrated after many attempts, he lies on his bed, hoping for better luck. Using his leg to tap the button this time, his luck changes. वह एक मोती जीतता है जो समुद्री फल जैसा दिखता है। वो इसका सेवन करता है और समय कुछ देर के लिए रुक जाता है। एक सफेद तारा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर और उसके शरीर में गिरता है, जिससे वो प्रबुद्ध हो जाता है। वो खुद को एक अलग आकाशीय अंतरिक्ष में पाता है जहां बाद भौर धुंध है। वो आराम का आनंद ले रहा है, लेकिन जब यह लंबे समय तक नहीं रहता है तो वह निराश हो जाता है। दृढ़ संकल्पित होकर वह दूसरे के लिए प्रयास करता है। लू शू बाहर कदम रखता है जहां बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। वे अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया है। लू शू ने खंडहर में जीवित रहने में मदद करने के लिए बूढ़े व्यक्ति के साथ अपने प्रशिक्षण को श्रेय दिया, यह देखते हुए कि इसके बिना वह मुसीबत में पड़ जाता। संगठन में शामिल होने के बारे में उत्सुक लू शू पूछता है कि वे किस लिए लड़ते हैं। बूढ़ा बूढ़ा आदमी समझाता है कि हेवनली नेटवर्क संगठन मानवता के हितों की रक्षा के लिए लड़ता है और विश्व शांति का लक्ष्य रखता है। लू शू इस विचार का उपहास करता है जो बूढ़े व्यक्ति को परेशान करता है
और लू शू को कुछ नकारात्मक अंक अर्जित करता है। लू शू ने स्पष्ट किया कि वह उसका मजाक नहीं उड़ा रहा है, बल्कि उसका मानना है कि सच्ची शांति उसके लिए व्यक्तिपरक है। लू जियोयू के साथ शांति से रहना ही काफी है। बूढ़ा आदमी लू शू की तलवार लेता है और यह समझाते हुए चला जाता है कि अगर हर कोई उसकी तरह सोचे तो हर कोई अपनी नियति का पीछा करेगा। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, अराजक बन जाते हैं और दूसरों को धमकाते हैं। संगठन का लक्ष्य इस ताकत और कमजोरी को संतुलित करना है। बूढ़े व्यक्ति ने उल्लेख किया कि वे जल्द ही तलवारबाजी का प्रशिक्षण शुरू करेंगे, लेकिन लूशू को अपने आध्यात्मिक शरीर को विकसित करने के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, जो उनके अभ्यास का अभिन्न अंग है। वह तलवार का की ऊर्जा को आकाश में छोड़कर प्रदर्शित करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए बारिश होती है। वह इसका श्रेय लूशू द्वारा खाए जाने वाले समुद्री फल से जुड़े 7 सागरों के बर्फ के पहाड़ का उपयोग करने को देते हैं। लूशू पूछता है कि उसके पास पर्याप्त अभ्यास कब होगा। बूढ़ा व्यक्ति समझाता है कि यह बहुत जल्दी है और आवश्यक शक्ति की कल्पना करने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। लूशू एक बारिश के बादल की कल्पना करता है और अपनी तलवार पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे एक छोटा बवंडर उत्पन्न होता है। वह अपनी प्रगति से चकित होकर एक गिरते हुए पत्ते को 2 टुकड़ों में काटते हुए आगे बढ़ता है। लू जू अंदर लौटता है और पाता है कि लू जियायू अभी जाग रहा है। वह पूछती है कि वह किससे बात कर रहा था और वह उसे बैठने के लिए कहता है और अच्छी खबर साझा करता है कि वह स्कूल शुरू कर सकती है। लू जियायू ने जोर से विरोध करते हुए जोर देकर कहा कि यह अच्छी खबर नहीं है और वह नहीं जाएगी। लू शू का तर्क है कि अनाथालय से भागने के बाद से वह उसके साथ रह रही है। वे अपनी जरूरत का खर्च वहन कर सकते हैं और वह पूरे दिन घर पर नहीं रह सकती। लू शू इस बात से सहमत है कि वह अपना पसंदीदा भोजन खोना नहीं चाहती। लू शू खुश हैं कि उनकी रणनीति काम कर गई। लू शू लू की योयू को उसके नए स्कूल में ले जाती है, जहां वह शिकायत करती है कि उसने उसे जो स्कूल बैग दिया है वह बचकाना है। वह उसे परेशान करना बंद करने के लिए कहता है और उसे याद दिलाता है कि हर किसी के पास एक स्कूल बैग है। वह उसकी ओर झुकता है और फुसफुसाता है कि वह अपनी ताकत न दिखाए या अपने सहपाठियों के साथ झगड़े में न पड़े। अनिच्छा से वह सहमत हो जाती है, फिर भी चिल्लाती रहती है। लियू शू ने उसे आश्वासन दिया कि अपनी क्षमताओं को प्रकट करने का सही समय आएगा। अपने स्कूल में रोमन 11 फी ने लियू शू का गर्मजोशी से स्वागत किया और संगठन में शामिल होने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने घोषणा की कि खंडहर में उनके योगदान के कारण लू शू को सीधे लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, जो लू शू को उच्च वेतन की संभावना के बारे में उत्साहित करता है। रोमन 11 फेई ने उसे गर्मजोशी से गले लगाकर आश्चर्यचकित कर दिया, एक नए सहयोगी के रूप में उसका स्वागत किया। रोमन 11 फी फिर काओ और अन्य लोगों का स्वागत करने जाता है। लू शू अचंभित हो गया, क्योंकि यह पहली बार है कि कोई उसके प्रति इतना गर्मजोशी से और स्वागत करने वाला रहा है। लाई यिक्सियाओ पोडियम की ओर बढ़ते हैं और रोमन 11 फी छात्रों को लाइन में लगने के लिए बुलाते हैं। ला यिक्सियो फाउंडेशन में उनका स्वागत करता है और अपना भाषण शुरू करता है। हालांकि वह अपनी पंक्तियों में लड़खड़ा जाता है और पढ़ने के लिए एक कागज निकालता है। वह भाषण देते हैं, फाउंडेशन के इतिहास पर ध्यान देते हैं और आगे की चुनौतियों पर जोर देते हैं। जोखिमों के बावजूद दृढ़ रहने का आग्रह करते हुए लाई इक्सियाओ शपथ दिलाते हैं, जिसे सभी छात्र लेते हैं, भले ही कुछ घबराए हुए हों। वह उन्हें विदाई देते हैं और मंच से नीचे उतर जाते हैं। लू शू ने बूढ़े व्यक्ति के साथ अपना प्रशिक्षण जारी रखा, जो उसे न्यूनतम प्रयास के साथ अपने महत्वपूर्ण प्रभावों के लिए जानी जाने वाली ड्यानजी तकनीकों से परिचित कराता है। बूढ़ा आदमी इन तकनीकों की तुलना हल्के वजन के बावजूद नदी में लहरें पैदा करने वाली ड्रैगन फ्लाई से करता है। लू शू परिश्रम पूर्वक निर्देशानुसार तलवार घुमाने का अभ्यास करता है। बादल क्षेत्र के भीतर क्यूम्युलस बादल पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रारंभ में बादल आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन लियू शू कायम रहता है और अपनी गतिविधियों पर कुछ नियंत्रण हासिल करना शुरू कर देता है। उसकी प्रगति के बावजूद क्लाउड पर पूरी तरह से महारत हासिल करना चुनौतीपूर्ण साबित होता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे आवश्यक धैर्य के बारे में सलाह देता है, यह कहते हुए कि बारिश के लिए क्यूम्युलस बादल का उपयोग करना
कोई आसान काम नहीं है। ब्लू शू तलवार अभ्यास में शारीरिक शक्ति बढ़ाने और बादल में हेरफेर करने के लिए आवश्यक नाजुक नियंत्रण के बीच अंतर को दर्शाता है। बूढ़ा व्यक्ति अपना विश्वास साझा करता है कि अतीत में लोग बादल गिरने के दिन से डरते थे, जो लू शू को आश्चर्यजनक रूप से चिंताजनक होने के बजाय रोमांचक लगता है। लू शू के अपरंपरागत दृष्टिकोण से प्रभावित हुए बिना बूढ़ा व्यक्ति उसे तलवार तकनीक का प्रशिक्षण देना जारी रखता है। साथ में वे बादल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां लू शू प्रभावशाली ढंग से बादलों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और सफलतापूर्वक बारिशा बुलाता है। वास्तविक दुनिया में लू शू की तलवार स्विंग एक शक्तिशाली लहर पैदा करती है, जो एक शानदार मार्शल आर्ट तकनीक का प्रदर्शन करती है। बूढ़ा व्यक्ति लू शू की प्रगति और कौशल से प्रभावित होकर उपलब्धि को पहचानता है। लू शू पूछता है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि वह इस शब्द से अपरिचित है। बूढ़े व्यक्ति से कुछ नकारात्मक अंक अर्जित कर रहा है। जब लू शू से जोर से आश्चर्य करता है कि वह बादलों को बारिश में क्यों बदल सकता है, तो बूढ़ा व्यक्ति उसे बहुत अधिक घमंड के खिलाफ चेतावनी देता है और समझाता है कि बारिश को नदी में और नदी को समुद्र में बदलने के लिए और भी कदम आगे हैं। वह बताते हैं कि सातथा सीज स्नो माउंटेन लगातार विकसित हो रहा है, जिसके लिए निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आभारी बूढ़े व्यक्ति ने लू जुओयू को गर्मियों की यात्रा पर ले जाने के लू जू के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह पूरे दिन किताबें पढ़ने से थक गया था। लू जू और लू जुओयू अपनी यात्रा के लिए बस में चढ़ते हैं। लू जू ने एक परिचित पुजारी को देखा, लेकिन वे बात नहीं करते। लू जू जुओयू खुशी से अपनी सीट पर बैठ जाती है। एक समूह प्रवेश करता है, जिसे लगता है कि उसे लू जू से समस्या है, जो उनके तिरस्कारपूर्ण रूप से स्पष्ट है। एक बार बस भर जाने पर टूर गाइड अपना परिचय देता है और यात्रा की रूपरेखा बताता है। माउंट रियू का दौरा करना, पास की झील के किनारे डेरा डालना और फिर पहाड़ पर चढ़ना। लू शू अपने परिचित को देखता है, जिसका ध्यान उसके हाथ में कंपास पर केंद्रित है। टूर गाइड उनके साथ माउंट रियू की किंवदंती साझा करता है। झील पर पहुंचकर सभी लोग तंबू लगाते हैं। लू शू और लू जियाओयू झील की ओर देख रहे हैं। लू शू ने उससे उसके सबसे खुशी के पल के बारे में पूछा और उसने शुरू में उसे सब्जियां खरीदते और रात का खाना बनाते हुए देखने का जिक्र किया। गंभीर होने के दबाव में वह स्वीकार करती है कि साथ खाना ही उसकी सच्ची खुशी है। लू शू मुस्कुराता है और अपने साझा भोजन को अपने सबसे खुशी के समय के रूप में याद करता है। अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वह मुड़कर देखता है कि लियांग क्यूई मोटरसाइकिल पर उनके पास से गुजर रही है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि जादू दिखाने वाला कहां जा रहा है, यह देखते हुए कि महाजाल ने अभी तक उसे नहीं पकड़ा है, और यह महसूस करते हुए कि लियांग क्यूई की ऊर्जा समतल हो गई है। जब लू जियाओयू पूछता है कि क्या गलत है, तो लू शू यह कहते हुए इसे टाल देता है कि यह कुछ भी नहीं है, यह रात का समय है, और लू शू लू जियाओयू को उसके तंबू में ले जाती है। भले ही वे विरोध करती है कि वे बाहर भी सोने के समय नियमों के साथ उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। जैसे ही वे अंदर बसते हैं, लू शू ने कारों के एक काफिले को गुजरते हुए देखा, जिसमें लियांग क्यूई और उसके पूर्व परिचित थे। उत्सुकतावश लू शू ने उनके पीछे पीछे एक जगह पर जाने का फैसला किया जहां कारें खड़ी थीं। उसे आश्चर्य होता है कि क्या उस क्षेत्र में कोई खंडर हो सकता है। वह स्थिति की रिपोर्ट करने पर विचार करता है, लेकिन झिझकता है। तभी झांग ने उसे बुलाया और पूछा कि वह वहां क्यों है। लू शू बताते हैं कि वह लू शियाओ को एक यात्रा पर लाए थे, और झांग ने उन्हें सूचित किया कि अफवाह है कि इस क्षेत्र में जल्द ही एक खंडहर दिखाई देगा। संगठन जांच कर रहा है और वे अपने साथ शामिल होने के लिए लू शू की तलाश करने वाले थे। झोंग का उल्लेख है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले डेवोन वर्ग के छात्रों को खंडहर में प्रवेश की अनुमति दी गई है। लू शू ने यह तर्क देते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि चूंकि वह पहले से ही वहां है, इसलिए वह भी उनके साथ शामिल हो सकता है। अगले दिन कुछ यात्री यात्रा के अचानक समाप्त होने के बारे में टूर गाइड से बहस करते हैं। वे रिफंड की मांग करते हैं, लेकिन गाइड बताता है कि केवल ट्रैवल एजेंसी ही रिफंड जारी कर सकती है। लू शू और लू जियाओयू समूह के पास आते हैं और टूर गाइड पूछता है कि वे कहां जा रहे हैं। लू शू ने खुलासा किया कि वे चाक साल्ट लेक जा रहे हैं और आगामी खंडहर का उल्लेख करते हैं, जो दूसरों को आश्चर्यचकित करता है। लू शू, लू जियाओयू और झांग बैरिकेड को पार करके
झील की ओर बढ़ते हैं। गार्ड शुरू में उचित दस्तावेज की कमी के कारण लू जियाओयू को रोकता है, लेकिन झांग एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है जो गार्ड को अपने वरिष्ठ के साथ सत्यापन के बाद उन्हें जाने देने के लिए मना लेता है। वे झील के किनारे स्थापित शिविर में पहुंचते हैं और लियू जियाओयू खंडहर ऑपरेशन के लिए की गई तैयारियों से प्रभावित होते हैं। अगले दिन एक प्रतिद्वंद्वी संगठन के अभ्यासकर्ता इसमें घुसपैठ करने के लिए खंडहर अभियान में भाग लेने के लिए एकत्र होते हैं। नेता उन्हें संबोधित करता है, नए खंडहर के आसन उद्घाटन की घोषणा करता है और खुद को उनका नेता नियुक्त करता है। उनका लक्ष्य खंडहर में किसी भी बाधा को खत्म करना और फॉर्मेशन आई को नष्ट करना है। हर कोई तैयारी करता है और वे धुंध के माध्यम से खंडहर में प्रवेश करना शुरू करते हैं। लू शियाओयू को सलाह देता है कि यदि वे खंडहरों में अलग हो जाते हैं तो उसे खंडहरों के केंद्र में जाना चाहिए जहां वह उससे मिलेगा। फिर वे धुंध में प्रवेश कर जाते हैं। लियू शियाओयू अंततः उसके साथ लड़कर खुश है। लियू शू खंडहरों में से निकलता है और खुद को जंगल में पाता है। अन्य अभ्यासी अजीब परिवेश के बारे में शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लियू शू को खंडहरों में उतार चढ़ाव वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में झांग की सलाह याद है और वह खंडहर के केंद्र से जुड़ी मोटी ऊर्जा की खोज करता है जिसे वह पाता है। रात होने पर उसके समूह का पीछा करते हुए वे जंगल में एक साफ स्थान पर पहुंचते हैं और दूसरे समूह को खोजने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। लू शू ने जानवरों की हड्डियों और अजीबोगरीब पेड़ों को देखते हुए वहां डेरा डालने का सुझाव दिया, लेकिन उन्हें उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया और उसके बिना ही रहना जारी रखा। लू शू पीछे रहता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्हें खतरा हो तो भाग जाएं, और लियू शियाओयू की चिंता करता है। इस बीच जियाओयू लियू शू के लिए जंगल की खोज करता है और जानवरों से उसका सामना होता है। एक बिल्ली उस पर फुफकारती है, लेकिन वह उस पर मुंह बना लेती है। अचानक एक बड़ा सुअर आक्रामक रूप से आता है, लेकिन वह अपने अंगरक्षक कक्षा डी के एक व्यक्ति को बुलाती है जो हंसता है और सुअर को डराता है। सुबह तक उसने सुअर को वश में कर लिया और उस पर सवार होकर एक ऐसे समूह का सामना किया जो उसके कौशल से चकित थे। वह पशु नियंत्रक होने का दावा करती है। वह पूछती है कि क्या उन्होंने लू शू को देखा है और वे जिस दिशा में इशारा कर रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लू शू एक शाह पर बैठा हुआ दूसरे समूह को आते हुए देखता है। वे सूर्यास्त से पहले डेरा डालने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे हैं। लू शू उनकी बातचीत सुनता है और सोचता है कि उनके नकारात्मक बिंदुओं को कैसे इकट्ठा किया जाए। जैसे ही वे एक खुली जगह में बसते हैं, उनका नेता जानवरों के पास आने की चेतावनी देता है, लेकिन जैसा कि वह खुद को प्रकट करता है, वह लू शू था। जब उससे पूछा गया कि वह कहां से है, तो उसने पूर्व से उड़ान भरने के बारे में मजाक किया, जिससे समूह परेशान हो गया और उसकी डिस्प्ले स्क्रीन पर उससे नकारात्मक अंक मिले। अपने अर्जित अंकों पर विचार करते हुए उसे पता चलता है कि एक नाम संख्याओं में है जो संभावित जासूस का संकेत देता है। अपनी यात्रा में समूह में शामिल होकर लू शू जासूस को फंसाने की रणनीति बनाता है और इस बात पर भी विचार करता है कि उन्हें कैसे धोखा दिया जाए। जब एक तेंदुआ अभ्यासकर्ता पर लगभग झपटने लगता है तो लू शू तुरंत हरकत में आ जाता है और युवक को बचा लेता है। समूह के नेता और दो अधिकारी लू शू के कार्यों पर सवाल उठाते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने जानवर को मारने के बजाय उसका पीछा, क्योंकि यह क्रूर होगा, जिससे मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, लेकिन अधिक नकारात्मक अंक मिलते हैं। उसकी स्क्रीन द्वारा अर्जित की गई बात प्रदर्शित होती है, लेकिन फिर वह देखता है कि अधिकारियों में से एक के पास नाम के रूप में नंबर है। लू शू को संदेह है कि वे जासूस हो सकते हैं। लू शू अपने बदबूदार टोफू का आनंद ले रहा है, जबकि जासूस उसे करीब से देख रहा है। कुछ ही समय बाद जासूस ने अपना हमला शुरू कर दिया और बाकी सभी को मौत की नींद सुला दिया। इस बात से अनजान लू शू जासूस की तलाश में निकल पड़ता है। जैसे ही वह जंगल से भागता है, लताएं उसे फंसाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आसानी से उन्हें काट देता है। एक पेड़ से लू शू जासूस को बुलाता है जो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लू शू आसानी से प्रतिकार करता है, उसके चेहरे पर लात मारता है और उसकी ठुड्डी पर चोट मारता है। अपनी हथेली पर मुहर दिखाते हुए लियू शू ने जासूस को आश्चर्यचकित करते हुए अपना भाला बुलाया। जासूस के वापस लड़ने के प्रयासों के बावजूद लियू शू ने उसे निहत्था कर दिया और जमीन पर फेंक दिया। जासूस लियू शू पर
चाकू फेंकता है, जो उनसे बच जाता है और अपना भाला फेंककर जवाबी कार्रवाई करता है, जिससे जासूस बाल बाल बच जाता है और पेड़ कट जाता है। जासूस को पेड़ के पीछे खड़ा करके लूशू ने उसके कपड़े और हथियार उतार दिए और यह जानने की कोशिश की कि वहां कितने जासूस हैं। जासूस का दावा है कि वह अकेला है, लेकिन लू शू को विश्वास नहीं हुआ कि उसने जासूस को झांसा दिया कि वह स्काईनेट का एक विशेष एजेंट है जिसे जासूसों को पकड़ने के लिए भेजा गया था और वह पहाड़ पर जासूस को बेअसर करने के लिए जिम्मेदार था। जासूस ने स्वीकार किया कि कोड नाम वाले अन्य लोग भी हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें चेन बेली को मारने का आदेश दिया गया था। वह दूसरों से उनकी राशि चिन्ह कोड नामों के आधार पर संपर्क करने के लिए गुप्त कोड साझा करता है। लू शू स्वीकार करते हैं कि चेन बेली द्वारा पकड़े जाने पर उनके पास कोई मौका नहीं होगा। जासूस अपने मिशन को कबूल करता है और दया मांगता है, जिससे लू शू सहमत हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि वे आगे चर्चा कर सकें, लताएं हमला करती हैं और जासूस को एक पेड़ में खींच लेती हैं। ब्लू शू द्वारा उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद हर कोई जाग गया और पता चला कि शिक्षक लाइलाई गायब है। अनजाने में जासूस के रूप में सामने आया। नेता ने उसकी तलाश करने का फैसला किया। कुछ छात्रों ने स्वेच्छा से मदद की। रात भर के प्रयासों के बावजूद उन्हें उसका कोई पता नहीं चला और वे थक गए। अधिक जान जोखिम में डालने से बचने के लिए नेता अनिच्छा से खोज रोकने का निर्णय लेता है। लूशु जासूस से अर्जित अंकों से खुश होकर अपने आकाशीय मानचित्र पर अपने 7वें सितारे को अनलॉक करने का प्रयास करता है। हालांकि उसकी हताशा के कारण 7वां सितारा उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, लेकिन जागता नहीं है, जिससे वह क्रोधित और निराश हो जाता है। लूशु निराश होकर अपनी आंखें खोलता है, लेकिन फिर जिस पेड़ पर वह बैठा है उसे आगे देखता है और अराजकता देखता है। वह अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा के मार्गदर्शक के रूप में अपने कंपास का उपयोग करते हुए क्षेत्र की ओर भागता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे चारों ओर एक बवंडर घूमता हुआ दिखाई देता है। जल्दी से वो खुद को अपनी ऊर्जा से ढक लेता है और बवंडर को खत्म करने की कोशिश करता है। हवा के माध्यम से धकेलते हुए वो उस मूल भाग तक पहुंचता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। उन्हें जंगल में फेंक देता है। जूते के सिरों को उस ओर चिपका देता है जहां ढलाईकार होता है। तेज हवा कुछ शाखाओं को पिघला देती है और जिस पर भी वो गिरती है उसे नष्ट कर देती है। लूशु निराश ढलाईकार का सामना करता है, जो लड़ना चाहता है, लेकिन देखता है कि हमले से वो घायल हो गया है। ढलाईकार लूशु पर एक और बवंडर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके बनने से पहले ही उसे तितर-बितर कर देता है। ढलाईकार दौड़ता है। लूशु अपनी तलवार से उसका पीछा करता है। ढलाईकार शुरुआत में लूशु पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार तेज होती है और उसके चेहरे को काट देती है। डरा हुआ ढलाईकार अपनी आंखों के सामने अपने जीवन को चमकता हुआ देखता है। अपने अंतिम संस्कार की कल्पना करता है। वह दर्द से कराहता है, लेकिन एक रेत की गोली तैयार करता है और उसे लूशु पर फेंकता है। तलवार इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उतनी तेज नहीं होती है और कुछ रेत की गोलियां तलवार को पार जाती हैं, लगभग लूशु को मारती हैं। ढलाईकार को लूशु को कम आंकने का पछतावा है, यह महसूस करते हुए कि वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। जैसे ही एक गोली लगभग उसे लगती है, लूशु अपने आकाशीय मानचित्र को जागृत करता है और 7वें तारे को जगाने के लिए अगले स्तर की खोज करता है। तारा जागता है और उसके पास उड़ता है, उसे प्रबुद्ध करता है और एक छड़ी के रूप में प्रकट होता है। लूशु तारे को खोलता है क्योंकि वह आत्मा की भावनाओं को समझता है। खुशी, उदासी, क्रोध और भय का एक साथ अनुभव करता है। वह छड़ी फेंकता है, सभी रेत की गोलियों को छेदता है और दुश्मन पर वार करता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। दुश्मन रेत में तब्दील होकर जमीन में गायब हो जाता है। दुश्मन की आत्माएं हवा में उड़ती हैं और लूशु देखता है कि पास की आत्माएं दुश्मन की आत्मा के गायब होने का एहसास करती हैं। अगली सुबह लियू जियाओयू अंततः लूशु को ढूंढ लेता है और उसे देखकर खुश होता है। वह उसे जासूसी स्थिति के बारे में विवरण बताता है। वे कुछ जासूसों को पेड़ की शाखाओं पर निगरानी के तौर पर काम करते हुए देखते हैं। लू जियाओ हमला करने के लिए अपने जानवरों का उपयोग करने का सुझाव देती है, लेकिन लू शू उसे इंतजार करने के लिए कहती है। उन्हें पहले जासूसों की संख्या और ताकत जानने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने जांच करने का फैसला किया। वह पूछती है कि वे कैसे संवाद करेंगे
और वह एक गिलहरी को सूचना वाहक के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है। जहां जासूस हैं, वहां पहुंचते हुए लू शू ने एक आदमी को समाशोधन तक पहुंचते हुए देखा। 3 निगरानीकर्ता नीचे कूदते हैं और वह व्यक्ति अपने हाथों से संकेत करता है। निगरानीकर्ता उनके संकेतों की नकल करके दिखाते हैं कि वह गुजर गया और उसे जाने दिया गया। जासूस को याद करते हुए कि कोड उनकी राशि का तीसरा अंक है, लू शू को आश्चर्य होता है कि उसका अपना कोड क्या है। वह खुद को उनमें से एक के रूप में प्रच्छन्न करता है और समाशोधन के पास पहुंचता है। लुकआउट प्रकट होता है और वह संकेत देने के लिए आगे बढ़ता है। चिंतित होता है कि क्या वे सही हैं। लुकआउट उसके संकेतों की नकल करता है, जो दर्शाता है कि वह गुजर चुका है और आगे बढ़ सकता है। एक गुफा में प्रवेश करते हुए लू शू दूसरी तरफ उभरता है, एक गुलाबी परिदृश्य और खंडहर के केंद्र में एक बड़ा गुलाबी पेड़ पाता है। दूसरों को देखकर उनके साथ जुड़ जाता है। नेता ने जीत की घोषणा करते हुए घोषणा की कि वे पहले खंडहर में पहुंचे। लू शू को एहसास हुआ कि उनकी संख्या अकेले उनके लिए बहुत अधिक है। जब लू शू उनकी जांच करता है तो उसे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। उन्होंने देखा कि कुछ के पास बहुत कम ऊर्जा है, कुछ सी श्रेणी के हैं और कुछ डी श्रेणी के हैं। जैसे ही वह चारों ओर देखता रहा, उसे 4 लोग मिले जो पेड़ की जांच कर रहे थे। वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि इन चारों में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। वह जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसकी इंद्रियां झंझना जाती हैं। उससे एहसास होता है कि चारों में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी नहीं है। इसके बजाय वे इसे रोक रहे हैं और बहुत मजबूत प्रतीत होते हैं। उनमें से एक पेड़ की जांच करता है, जिससे दूसरी तरफ शाखाओं और जड़ों से अवरुद्ध एक मार्ग दिखाई देता है। प्रत्येक शाखा लगभग 2 मीटर मोटी होती है। उन्होंने बताया कि पेड़ दिन में बंद रहता है और रात में खुलता है। जासूस नेता ने उस व्यक्ति से कहा कि वे रात तक इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें डर है कि चेन-बेली जल्द ही आ सकती है। वह उस आदमी को पेड़ को जबरदस्ती खोलने का आदेश देता है। लोगों ने पेड़ पर आग के 2 गोले फेंके, जिससे विस्फोट हो गया। जब धुआं साफ हो जाता है, तो उनके द्वारा बनाया गया छेद तुरंत जड़ों से ढक जाता है। उन्हें एहसास होता है कि संयंत्र उनकी शक्ति के प्रभाव को कम कर रहा है। लू शू यह देखता है और निर्णय लेता है कि चेन बेली के आने तक उन्हें विलंबित करना सबसे अच्छा है। लियांग क्यूई अचानक लू शू को देखता है और उसे पहचान लेता है। वह उसे पुकारता है और बाकी लोग भी उसे पहचान लेते हैं। नेता पूछता है क्या हो रहा है। लियांग क्यूई बताते हैं कि कैसे उन्होंने लू शू को जलाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। पुजारी ने उल्लेख किया है कि टूर बस में लू शू ने उनका पीछा किया था। नेता अपने आदमियों को लू शू को घेरने का आदेश देता है और अपनी तलवारें उस पर खींचता है। लू शू उन्हें अनदेखा करता है और नेता की ओर बढ़ता है, लेकिन लोग उसे रोकते हैं। लू शू कोड नाम का चिन्ह बनाता है और कहता है कि वह छदम नाम के रूप में लिली का उपयोग करता है। उनका दावा है कि उनके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति द्वारा लू शू के छदम नाम रखने के विवरण की पुष्टि करने के बाद नेता को यकीन हो गया कि वह उनका हिस्सा है। वे उसे बोलने की अनुमति देते हैं। लू शू ने नेता को बताया कि चेन बेली मर चुका है, जिससे सभी चौंक गए। नेता पूछता है कि वह कैसे जानता है और लू शू कहता है कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा है। वह उन्हें एक सफेद रेत दिखाता है, जिस नेता गहरे समुद्र की सफेद रेत के रूप में पहचानता है। लू शू बताते हैं कि एक आदमी ने चेन बेली में रेत डाल दी, जिससे खून की कमी से उसकी मौत हो गई। चेन बेली की उड़ती तलवार से घायल होने के बाद वह व्यक्ति सबूत के तौर पर रेत लेकर भाग गया। नेता चेन बेली के शरीर के बारे में पूछता है और लू शू कहता है कि उसने संगठन को इसे ढूंढने से रोकने के लिए इसे पूल में फेंक दिया। नेता दिल खोलकर हंसता है और लोगों को घोषणा करता है कि चेन बेली मर गया है और वे खुशी मनाते हैं। वह लू शू से कहता है कि वह अब से उसका अनुसरण करे और वादा करता है कि जब वे भगवान के संग्रह उनके संगठन के नाम पर लौटेंगे तो उन्हें इनाम देंगे। पुजारी और लियांग क्यूई ने निष्कर्ष निकाला कि लू शू एक जासूस रहा होगा। लू शू ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उसे संगठन द्वारा भेजा गया था और वह अपना कवर नहीं उड़ा सका, खासकर जब लियांग क्यूई ड्रगनेट से परेशानी में था। नेता इस बात से सहमत हैं कि संगठन का मिशन सर्वोपरि है। वह लियांग क्यूई से कहता है कि इसे दिल पर न लें, क्योंकि संगठन ने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब उन्हें खुद को साबित करना होगा। लियांग क्यूई वही करने के लिए सहमत हैं जो वे पूछते हैं।
लियांग क्यूई पेड़ के पास जाता है और उसे जलाना शुरू कर देता है, लेकिन जड़ें नहीं हिलती। वह उसे जलाता रहता है और पुजारी उसके पास आता है, पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और सुझाव देता है कि वह मना कर सकता है। लियांग क्यूई का कहना है कि वह संगठन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उसे बचाया है, लेकिन पुजारी को उनके लिए काम करने के अपने फैसले पर भरोसा करना चाहिए। नेता को सूचना मिलती है और वह लियांग क्यूई को रुकने के लिए चिल्लाता है। उन्हें सूचित किया गया है कि दैवान कक्षा के छात्रों ने इसे केंद्र खंडहर में बनाया है। लू शू अपने साथियों को देखकर खुश होता है। नेता प्रवेश द्वार पर उनके पास आता है और लियांग खुद को ड्रगनेट के लेफ्टिनेंट के रूप में पेश करता है। नेता अपनी आईडी दिखाता है। लियांग पूछते हैं कि वे जल्दी कैसे पहुंचे। जब उन्होंने प्रवेश किया तो आग की लपटें देखीं। नेता बताते हैं कि वे जांच कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों ने खंडहर में प्रवेश किया है और कल रात की घटना के कारण उन्हें सतर्क रहना चाहिए। सहपाठियों में से एक ने लियांग को बताया कि उन्हें अपने गठन में व्यवधान का सामना करना पड़ा। नेता का कहना है कि वे प्रवेश करने से पहले जांच करेंगे, जिसे लियांग स्वीकार करता है। वह चला जाता है, लेकिन उसके आदमियों को छात्रों पर हमला करने का आदेश मिलता है। लू शू हस्तक्षेप करता है, अपने प्यारे दोस्त को भेजता है। जैसे ही वे लोग छात्रों पर हमला करने वाले होते हैं, प्यारे दोस्त लियांग के पास पहुंचते हैं और संकेतों के साथ स्थिति को समझाना शुरू कर देते हैं। लियांग को संदेश मिलता है और वह उनके हमले की योजना को देखती है और काओ पर हमला होने से ठीक पहले उसे सचेत कर देती है। वह हमले से बचती है और पलटवार करती है और अन्य छात्र उस व्यक्ति को मार गिराते हैं जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। लियांग ने घोषणा की कि उन पर हमला हो रहा है और वे लड़ने के लिए तैयार हैं। छात्र कमर कस लेते हैं और उनके और जासूसों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नेता सवाल करने लगता है कि छात्रों को कैसे पता चला कि वे जासूस थे। रोएंदार दोस्त लू शू के पास लौट आता है और उसे खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया। उसने स्थिति को संभालने के लिए झांग पर भरोसा किया। नेता अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है क्योंकि उनकी संख्या छात्रों से अधिक है। छात्र अभिभूत हो रहे हैं। एक पर लगभग हमला हो चुका है, लेकिन काओ उसे बचा लेता है। झांग ने उन्हें आदेश दिया कि वे एक के बाद एक लड़ें और अलग न हों। लूशू फ्यूरी की हथेली में एक चिन्ह बनाकर उसे निर्देश देता है। प्यारे संदेश देने जाते हैं। लियू जियायू अपने पशु मित्रों के साथ आती है और देखती है कि लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन उसने लूशू का संकेत नहीं देखा है। फरी आती है और उसे दिखाती है कि लूशू ने आगे बढ़ने का क्या संकेत दिया था। जासूस सोचते हैं कि उन्होंने छात्रों को घेर लिया है, लेकिन तभी जानवर आ जाते हैं और जासूसों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। लियू जियाओयू ने झांग को एक अंगूठा दिया और उसने घोषणा की कि जानवर दूसरों के लिए उनके सहयोगी हैं, जिससे लड़ाई का रुख उनके पक्ष में हो गया। नेता गुस्से में है और लियांग क्यूई को जड़ें जलाते रहने का आदेश देता है, जबकि अन्य लोग लड़ाई में शामिल होते हैं। लूशू जड़ों को जलाते रहने के लिए लियांग क्यूई पर चिल्लाता है। झांग लड़ाई से टूट जाता है और नेता के पास पहुंच जाता है, लेकिन वह लियांग क्यूई से लड़ाई हार जाता है। लियांग क्यूई ने फिनिक्स के हमले का मुकाबला किया, जिसका सामना करने के लिए झांग छलांग लगाता है, लेकिन फिनिक्स वापस उड़ जाता है और जियांग को जला देता है। एक अन्य व्यक्ति कमजोर जियांग पर निंजा सितारे फेंकता है, लेकिन काओ कूद जाता है और सितारों को रोककर उसे बचा लेता है। जासूसों ने हमला करने के लिए तैयार जियांग और काओ दोनों को घेर लिया। एक डरपोक जासूस निंजा सितारों के साथ उन पर घात लगाने की योजना बना रहा है, लेकिन लूशू अपने को बुला और जासूस को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, जिससे वह अपने ही आदमियों पर तारे फेंक देता है। इसके बाद लू शू उस पर जासूस का लेबल लगा देता है। इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता, उसे मार गिराया जाता है। नेता ने घोषणा की कि बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, इसलिए वे खंडहर की ओर आगे बढ़ते हैं। वह अपनी तलवार लेता है और लू शू को एहसास होता है कि यह सामान्य नहीं है। नेता एक वर्ग भी है, उसकी तलवार से एक ही वार है। नेता जड़ों को नष्ट कर देता है और जला देता है, उन्हें पुनर्जीवित होने से रोकता है। नेता और उसके लोग प्रवेश द्वार से नीचे कूद जाते हैं। लू शू को लू जियो की चिंता होती है, लेकिन वह प्रवेश द्वार से नीचे चला जाता है। लू जियो यह देखती है और पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए वह उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन जासूस उसे रोक देते हैं। ड्रगनेट के अन्य सदस्य अंततः केंद्र तक पहुंचते हैं
और जासूस पीछे हटने लगते हैं। वे सभी पेड़ के प्रवेश द्वार से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेता, उसके आदमी और लूसू अंदर जा रहे हैं। तभी उनमें से एक को बेल ने गर्दन से पकड़ लिया और उसका गला घोंट दिया, जिससे वे डर गए। लियांग क्यूई समूह में शामिल होने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे दूर धकेल देते हैं। ड्रगनेट सदस्यों को पास आते देख वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए एक फायरवॉल बनाता है, लेकिन एक अधिकारी उससे लड़ने के लिए आग में कूद जाता है। लियांग क्यूई उस पर आग फेंकने ही वाला है कि तभी एक परिचित ने उसके चेहरे पर नीली धूल उड़ा दी, जिससे वह कमजोर हो गया और फायरवॉल खराब हो गया। लियांग क्यूई उसे गद्दार कहता है और अधिकारी को उसकी रिपोर्ट करता है। अधिकारी ने लियांग क्यूई को लात मारकर बाहर कर दिया। अधिकारी सभी जासूसों को पकड़ लेते हैं। झांग उन्हें अधिकारी के पास छोड़ देता है और जैन उसका पीछा करना जारी रखता है। वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं और लियू जियायू उनका पीछा करती है और अपने सुअर को प्रवेश द्वार से नीचे धकेलने की कोशिश करती है। झांग और उसका समूह पेड़ के पास से गुजरते हुए सोच रहे थे कि जासूस कहाँ गए। तभी काओ बेल में लिपटे किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है। वे करीब से देखने जाते हैं और पाते हैं कि एक व्यक्ति को लताओं ने निगल लिया है। अचानक लताओं से बने जीव झांग पर हमला कर देते हैं, लेकिन काओ प्राणी को चाकू मारकर उसे बचा लेता है। वे प्राणियों से लड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें आसानी से नष्ट कर देते हैं। लेकिन फिर चीजें बदतर हो जाती हैं, क्योंकि जमीन उखड़ जाती है और बेलों के साथ एक बड़ा फूल निकलता है जो एक एक करके उन पर कब्जा करना शुरू कर देता है। जॉन लताओं को काटता है और काओ भी वही करता है, जो उनके लिए बहुत मजबूत साबित होता है। हालांकि फूल की लताओं द्वारा पकड़े गए एक जासूस को विशाल फूल लगभग खा जाता है। लूज योयू अपने सुअर के साथ बचाव के लिए आती है। उसे फूल पर सवार होकर उसे मारती, जिससे फूल राक्षस गिर जाता है। इससे फूल के मूल भाग का पता चलता है और जोंग काओ के लिए लताओं को साफ करता है, जो हवा में उछलता है और अपने भाने को मूल भाग पर फेंकता है, जिससे वह टूट जाता है। फूल राक्षस का सफाया हो जाता है और उसकी लताओं द्वारा पकड़े गए लोगों को मुक्त कर दिया जाता है। एक ने जियांग से पूछा कि क्या वह फॉर्मेशन की आंख है, लेकिन वह कहता है कि अगर वे फॉर्मेशन की आंख का सामना कर रहे होते तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होती। लू जियोयू उत्सुकता से पूछता है कि लू शू किस दिशा में गया। इस बीच जासूस समूह को लताओं द्वारा पकड़ लिया जा रहा है। लू शू बेल वाले प्राणियों को उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा वाले लोगों पर हमला करते हुए देखता है, यहां तक कि एक प्राणी के खिलाफ लड़ने वाले को उसके मुंह में धकेल देता है। बाकी लोग खुद को या अपने साथियों को लताओं से बचाने की कोशिश करते हैं। नेता उन्हें अपने चारों ओर इकट्ठा होने के लिए कहता है और वे सभी ऐसा करते हैं। एक आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल उत्सर्जित करते हैं जो सभी प्राणियों को डरा देती है। वह उन्हें पास रहने के लिए कहता है और खुद ही फॉर्मेशन की आंख निकालने का वादा करता है और चेतावनी देता है कि जो कोई भी ढाल छोड़ेगा उसकी रक्षा नहीं की जाएगी। लक्सू को उनके बीच चलने के लिए मजबूर किया जाता है और वह ऐसा नहीं करना चाहता। वह सोचता है कि कैसे बचा जाए और उसे एक बदबूदार वस्तु बनाने का ना विचार आता है, जिससे वे सभी शिकायत से करना शुरू कर देते हैं और खुद के लिए नकारात्मक अंक अर्जित करते हैं। हालांकि वे रुकते नहीं हैं, क्योंकि वे गंध से बचने के लिए गैस मास्क के साथ तैयार होकर आते हैं, जिसका नेता एक पौधे से निकलने वाला कारण बताते हैं। अचानक जीव फिर से प्रकट होने लगते हैं, अपने चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा कवच से नहीं डरते। नेता का कहना है कि गंध ने उन्हें आकर्षित किया होगा और घोषणा की कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि जिम्मेदार कौन है। पुरुष एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं और लू शू उनके एक कपड़े पर बदबूदार टोफू तोड़ देता है। जल्द ही अवरोध विफल हो जाता है और नेता सभी को भागने का आदेश देता है। जैसे ही जीव उन पर हमला करना शुरू करते हैं, लू शू बदबूदार टोफू का उपयोग करके अपनी गुप्त योजना जारी रखता है, लेकिन कोई उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और सू को जासूस कहता है। लू शू ने उस लड़के के चेहरे पर टोफू मारा और भाग गया। जीव उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से काट देता है। लू शू अधिक बदबूदार टोफू बुलाता है और उन पर फेंकता है, जिससे जीव एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। लड़का उनसे लड़ता है और फिर लू शू के पीछे चला जाता है, लेकिन लू शू अपनी पीठ घुमाकर कॉर्पस डॉग को बुलाता है, जिससे लड़के की तलवार आधी कट जाती है, जिससे वह जमीन पर जोर से गिर जाता है। हालांकि लड़का रुकता नहीं है
और फिर से हमला करने के लिए टूटा हुआ ब्लेड उठाता है, लेकिन लू शू कॉर्प्स डॉग को पीछे से झपटने के लिए नियंत्रित करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। He follows the compass to the center of the ruin. He sees the leader and two of his men entering the center. नेता ने केंद्र को चमक से रोशन कर दिया। लू शू उन पर जासूसी करता है, बेल की रेत को महसूस करता है जो जंगल में पेड़ों से ऊर्जा इकट्ठा करती है और इसे कमरे में विशाल फूल तक पहुंचाती है। एक का सुझाव है कि वे फूल को काट दें ताकि बनी हुई आंख को पूरी तरह से विकसित होने से रोका जा सके। लेकिन नेता का कहना है कि चेन बेली की मौत हो गई है और छात्रों के बर्बाद प्राणियों से पराजित होने की संभावना है। उनके पास समाधान खोजने का समय है। लूशु हंसता है क्योंकि वह जानता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह कमरे में चुपचाप घुस जाता है, लेकिन नेता को उसकी भनक लग जाती है और वह मुड़कर अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है। लूशु लगभग हिट हो जाता है, लेकिन समय रहते बच जाता है। वे उसे घेर लेते हैं और जानना चाहते हैं कि वह कौन है। लूशु खड़ा है और कहता है कि वह ड्रगनेट काउंटर इंटेलिजेंस में लेफ्टिनेंट है। उसने संक्षेप में अपनी आईडी दिखाई और इसे जल्दी से बंद कर दिया ताकि वे देख ना सकें। इससे वे परेशान हो जाते हैं, जिससे उन्हें कुछ नकारात्मक अंक मिलते हैं। नेताओं का कहना है कि ड्रगनेट के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है, लेकिन लूशु का कहना है कि उनके पास ऐसा विभाग है और जासूसों को ढूंढने की जिम्मेदारी काउंटर इंटेलिजेंस की है। उनका दावा है कि विभाग उनके अधिकार क्षेत्र में है, ऐसा नाम जिससे नेता को आघात लगता है। नेता उन्हें अपने हथियार गिराने का आखिरी मौका देता है। जैसे ही नेता उस पर आरोप लगाता है, लू शू सील को खींच लेता है, जिससे तेज रोशनी निकलती है और अस्थायी रूप से वे अंधे हो जाते हैं। जब तक रोशनी गायब हो जाती है, लू शू विपरीत दिशा में दौड़ता हुआ जा चुका होता है। वे उसका पीछा करते हैं, अंदर घुसते हैं, लेकिन वह हवा में उछल जाता है और अपनी तलवार निकाल देता है। वे उसके हमलों को रोकते हैं और वह उनसे लड़ने के लिए तलवार का उपयोग करता है, जबकि भाले बुलाता है और उन्हें नेता पर फेंकता है। नेता सभी इस भालों का सहजता से मुकाबला करता है, चोट का कोई निशान नहीं दिखाता है। लू शू अपनी सूची से एक तलवार बुलाता है और नेता से लड़ने की तैयारी करता है। नेता हंसते हुए लू शू पर ताना मारते हुए कहते हैं कि वह व्यर्थ ही मरने जा रहे हैं। निडर होकर लू शू ध्यान केंद्रित करता है और अपनी तलवार की ऊर्जा को कुशलता से उजागर करता है। वह एक क्यूमुलस बादल को बुलाता है और बारिश की एक बूंद उसकी तलवार पर गिरती है, जिसे वह नेता की ओर निर्देशित करता है। पानी तलवार में बदल जाता है, लेकिन नेता उसे अपनी तलवार से रोक देता है और लूशू की गर्दन पर तेजी से वार करता है। हालांकि लूशू चकमा देने और मुकाबला करने में सफल हो जाता है, जिससे नेता की गर्दन कट जाती है। अन्य दो प्रतिद्वंद्वी एक साथ हमला करने की तैयारी करते हैं, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने लूशू को कम आंका है। जब लूशू बारिश के साथ अपनी चाल दोहराने का प्रयास करता है, तो इस बार वह विफल हो जाता है। जब जमीन गड़गड़ाने लगती है, तो वे उस पर हावी होने ही वाले होते हैं। ऊपर देखने पर लू शू लियू के इयोयू को अन्य छात्रों के साथ आते हुए देखता है। उसे वापस देखकर उसे राहत मिली, लेकिन अचानक प्रवेश द्वार लताओं से अवरुद्ध हो गया और नेत्र रक्षक जाग गया और उनके भागने को अवरुद्ध कर दिया। नेता अन्य दो को अपने जीवन का बलिदान देने का आदेश देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उनका रक्त उसके अंदर प्रवाहित होता है और उसके शरीर को अपनी जीवन शक्ति से बदल देता है। लू शू खुद को एक तंग कोने में पाता है, जो नेता और गठन नेत्र रक्षक दोनों के खिलाफ लड़ रहा है, जो फूल राक्षस से उभरा है। लू शू अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार लताओं को काटने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है, क्योंकि राक्षस अपनी तलवारें उसकी ओर भेजता है। वह बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नेता और बेलों के एक साथ हमला करने के कारण लू शू खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता है। उसे मुक्का मारा गया और इधर उधर गिराया गया, जिससे उसके साथ बने रहना कठिन होता जा रहा है। भागने के लिए बेताब लू शू प्रवेश द्वार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन नेता उसकी आंत में मुक्का मारता है और लताएं उसे फंसा लेती हैं और उसे राक्षस के मुंह की ओर खींच लेती हैं। लू शू को डर है कि यह उसके लिए अंत हो सकता है। इस बीच बाहर लू ज्योयू और झांग प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली लताओं को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लू शियोयू चिल्लाती है। उसे डर है कि लू जू मर चुकी है। अचानक कोई गुफा में प्रवेश करता है और लताओं को काट देता है। लू जू को बचा लेता है।
राक्षस नए खतरे की ओर मुड़ते हैं और पता चलता है कि यह नी टिंग है, जिसके आगमन से नेता सदमे में है। अविश्वसनीय गति के साथ नी टिंग तेजी से राक्षस की ओर बढ़ता है और बिना किसी प्रयास के उसका जीवन समाप्त कर देता है। नेता अब लताओं के चारों ओर खून के रूप में बह रहा है और शीर्ष स्तर भी क्लास के रूप में अपनी अजेय शक्ति का दावा करता है और लू शू को खत्म करने की तैयारी करता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, नी टिंग टी हस्तक्षेप करता है, उसके हमलों का मुकाबला करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे खत्म कर देता है। लू शू ने नी टिंग को धन्यवाद दिया और पूछा कि उसने पहले हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। नी टिंग बताते हैं कि वह लू शू को एक्शन में देखना चाहते थे। लू शू ने मजाक में पूछा कि क्या उसने अच्छा प्रदर्शन किया है और नी टिंग ने उसकी क्षमता को स्वीकार किया, जबकि सुझाव दिया कि सुधार की हमेशा गुंजाइश है। जाने से पहले नई टिंग ने खुलासा किया कि उसने पहले से ही फॉर्मेशन आई को बंद कर दिया है और लू शू को वापस लौटने पर उससे मिलने के लिए आमंत्रित किया है। जैसे ही खंडहर गायब होने लगता है, हर कोई वास्तविक दुनिया में वापस चला जाता है। झांग और अन्य लोग लू शू के पास पहुंचे और राहत महसूस की कि वह ठीक है। लू की योयू अपने सुअर पर सवार होकर उसकी ओर आती है और गले लगने के लिए उसकी बाहों में कूद जाती है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं। राहत से अभिभूत होकर वह बताती है कि उसे लगा कि वह मर गया है। लू शू ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है और अब सब कुछ ठीक है। यह अगला वीडियो देखें। अगले पर मिलते हैं।